बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। कल आपने आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज में मनाया होगा और कल 14 अगस्त था जी। हम सब ने हमारे शो में भी इनफैक्ट हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन भी जारी रही और ओवरऑल भी बड़ी ज़बरदस्त तकरीबात हमें देखने को मिली, चाहे वो कराची हो, इस्लामाबाद हो, जो खैबर पख्तूनख्वा हो, हर जगह पर बहुत भरपूर अंदाज में जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट किया गया। ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं ये इस्लामाबाद में जो तकरीब हुई उसके हैं, जिसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमें एक्टिविटीज़ से लेकर हमारे तमाम तर जो मुल्क के सियासी और अस्करी क़यादत थी वहाँ पे मौजूद थी और मनाजिर भी बड़े ज़बरदस्त थे जो वहाँ पे प्रेज़ हुई। उसके साथ साथ कल जो अवार्ड्स मिलने का सिलसिला जारी रहा उस पर भी हमने बहुत सारे अच्छे और जो कह लें ज़बरदस्त किस्म के विजुअल्स देखे। एंड आई होप कि हम सब की जो जश्न आज़ादी है ये इसको हम सिर्फ एक दिन इस तौर पे सेलिब्रेट ना करें कि आज़ादी का जश्न है और हमने बस 14 अगस्त सेलिब्रेट करनी है, बल्कि इस दिन हमें जो एक मैसेज दोबारा से रिलीव या रिवाइव करने का मौका मिलता है कि ये आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है जो हमें बड़ी मुश्किलों से मिली है। अगर हम इसकी कदर करें और जो मुल्क है जिसमें हम रहते हैं, जो जिसको हम एक आज़ाद मुल्क कहते हैं, उसके लिए हमें कुछ करना है और कुछ अच्छा और प्रोडक्टिव करना है। इस सोच के साथ जी आगे बढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास सुबह सुबह कोई अच्छी खबर या अच्छा टॉपिक नहीं है जिस पे मैंने आपके साथ डिस्कशन करनी है, लेकिन इन पे बात करना बड़ा ज़रूरी है। तालीम व तरबियत हो, दीन की रोशनी देने वाले इदारे हों, चाहे वो स्कूल्स हों या मदारिस हों, हमेशा से हमारे माशरे में एहतराम और एतमाद की अलामत रहे हैं। मगर अफसोस के इन इदारों से जुड़े कुछ ऐसे अफसोसनाक वाक़यात भी हैं जो बार बार सामने आ रहे हैं, जो ना सिर्फ दिल को भी दहला रहे हैं बल्कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन मार्क है। क्यों हो रहे हैं? ये वो मदारिस हैं, ये वो दरसगाहें हैं जो बच्चों को दीन की तालीम व तरबियत दे रही हैं और ऐसे में जहाँ हमारा दीन इतना जो हुस्न सलूक का पैगाम देता है, हमारे रिलीजन के अंदर जितनी शाइस्तगी, जितनी सॉफ्टनेस है, जितना आपको एक लेवरेज मिलता है बहुत सारी जगहों पे, जिसको हमने इस तरह के वाक़यात के साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया है। ऐसा सिस्टम कैसे कायम किया जाए जिसमें ये चीज़ें, जहाँ बच्चों को तशद्दुद से पाक हम एक महफूज और मोहब्बत भरा जो एक तालीमी सिस्टम है उसको प्रोवाइड कर सकें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज हमने इस पर बात करनी है और ये जो तशद्दुद के वाक़यात जो अब आकर हम वक्त विद टाइम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, शायद रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, पहले भी ऐसे वाक़यात होते थे। अफशा तहसीन बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक चेयरपर्सन है NCRC की, इनको खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच अफशा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, और मैं बहुत अच्छी हूँ और आपको देख के खुश हो रही हूँ क्योंकि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। That's so kind of you। आपसे हमेशा हमारी इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मुलाकात होती है और आज आप हमारे लाहौर स्टूडियोज़ में आएंगे तो आपको हम खुश आमदीद भी कहेंगे। अफशा साहिबा, अनफॉर्चुनेटली बड़ा अफसोसनाक एक वाक़या भी है, टॉपिक भी है जिस पर हम आज बात भी कर रहे हैं। सुबह ये मदारिस में तशद्दुद, ये वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं और इस पर हमने अब बात भी करना शुरू की है और अब चूँकि हमें सोशल मीडिया हो, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हो, वहाँ पे विजुअल्स और वाक़यात की नौयत भी समझ में आ रही है। देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो बच्चों पे तशद्दुद है उसको मैं सबसे पहले तो कंडेम करूँगी, क्योंकि अगर आप अपने मज़हब ही से मिसालें ले लें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह बच्चों से प्यार करते थे, बल्कि नमाज़ पढ़ते हुए भी उनके नवासे उनके कंधों पे होते थे और हदीस में भी है कि बच्चों को जन्नत की तितलियां कहा गया। तो ओवरऑल ये जो आप कह रही हैं कि ये वाक़यात बढ़ रहे हैं, ये वाक़यात बढ़ नहीं रहे, ये हमेशा से थे। वाक़यात रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास सोशल मीडिया का इस्तेमाल आ रहा है, लोगों के पास बात को आगे शेयर करने के मौके आ रहे हैं, तो इसमें मेरे ख़्याल से थोड़ा बहुत शऊर आ गई, ज़रा बढ़ती जा रही है, तो लोग जो है इन चीज़ों को रिपोर्ट भी कर रहे हैं। जबकि मदरसों में आप, बल्कि ओवरऑल में किसी भी तालीमी दरसगाहों में देखें तो इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा हैं और ये कोई एक ऐसा वाक़या नहीं है जिसमें कि मौत वाक़या हुई है, डेथ हुई है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ऐसे कई इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि जिसमें तशद्दुद से उन बच्चों की मौत वाक़या हो गई। बल्कि सिर्फ तशद्दुद नहीं हुआ बल्कि उनका सेक्शुअल अब्यूज़ भी हुआ
और बहुत सारे ऐसे केसेस आपको मुख्तलिफ सूबों में बिल्कुल ऐसा मिलेंगे। ही है। इसमें जो सबसे ज़्यादा दुख वाली बात है वो ये है कि जब भी हम खासकर मदरसों की बात करते हैं तो सबसे पहले, चूँकि मैंने कई इंटरव्यूज़ भी दिए बहुत ज़्यादा, जब मैं चेयरपर्सन थी हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को लिखते भी थे, तो सबसे पहले मेरे अपने जानने वाले घर वाले कहते थे मत बोलो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। तो ये इस चीज़ पे बात करना भी एक इनसिक्योरिटी, जैसे एक बंदा सिक्योर नहीं है, जो बात करेगा उसको कहीं नुकसान ना हो जाए। तो इस हद तक मतलब डेटरेंस और इस हद तक इस चीज़ को बहुत ही ऐसा बनाया हुआ है कि कोई भी बंदा इस पे बात ना करे। और दूसरी बात ये कि ओवरऑल डिफरेंट जो जितने भी मदरसे हैं उनमें हम हमेशा से कह रहे हैं कि चाहे कोई भी तालीमी दरसगाह है, मदरसा है या स्कूल है, उसके अंदर एक ओवरऑल मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, एक विजिलेंस होनी चाहिए, ताकि ओवरसाइट होगी। हमारे जो कंसर्न जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट हैं, या फिर उन मदरसों में इस तरह की कमेटियाँ बनाई जाएँ जहाँ पे कि कोई भी तशद्दुद हो रहा है या अब्यूज़ हो रहा है तो उसकी रिपोर्टिंग हो सके। लेकिन अब तक इस तरह का कोई सिस्टम हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इन तमाम जो मदरसे हैं, इन तमाम की प्रॉपर मैपिंग होनी चाहिए, इनका डाटा होना चाहिए, इनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं तो हमें उन लोगों को जो कि किसी तरह से तशद्दुद कर रहे हैं, या ख़ासकर जिस तरह के बच्चों की मौत वाक़या हो जाती है, तो उन लोगों को इबरत का निशाना बनाना चाहिए। मैं आपको थोड़ी सी एक और बात भी बताऊँ, बहुत पहले भी जिस ज़माने में मैं चेयरपर्सन भी थी तो मुख्तलिफ़ मदरसों में जब इस तरह के वाक़यात होते थे तो हैरत की बात ये थी कि गाँव के लोगों ने उन जो मदरसे के मौलम होते हैं उनको ये कह के छोड़ दिया था कि ये तो इस्लाम का नाम लेता है, तो कुरान पढ़ाता है, तो अल्लाह के नाम पे छोड़ दिया जाए। भाई अल्लाह ताला ने या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े वाज़ेह हमें बताया कि इंसान का अच्छा और बुरा होना उसके अहमाल पे मबनी है। बेशक। तो हमारे जो इसमें ओवरऑल ज़िम्मेदारी सबसे पहले तो मैं वालिदैन को दूंगी कि वालिदैन को इस बात का ख्याल रखना है कि बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी हिफाजत बहुत ज़रूरी है, और तभी वो एक मस्बत रुकन बन सकता है इस माशरे में। और उसके बाद हमारे जितने भी हुकूमत के अदारे हैं उनका बहुत बड़ा रोल है कि वो इन चीज़ों को अपनी प्रायोरिटी रखें, क्योंकि पाकिस्तान खुशकिस्मती से मैं हर दफ़ा हर जगह पे बोलती हूँ कि वो मुल्क है जो कि अफ़गानिस्तान के बाद जिसकी बेशतर आबादी यंग लोगों पे मुश्तमिल है। तो ये हमारे जो बच्चे हैं ये आने वाला कल है, और अगर इनकी सेहत, ख़ास कर इनकी जहनी सेहत, मेंटल हेल्थ अगर ठीक नहीं होगी तो मुझे बताएं कि अगर एक बंदा खुद एक बच्चे पे इतना तशद्दुद, इतना जुल्म, यहाँ तक कि बहुत से बच्चों की मौत वाक़या हो जाती है, और जो अगर बच भी जाते हैं तो जो कुछ उन पे हो रहा है वो बड़े होके वही लौटाते हैं सोसाइटी को, और वही ट्रॉमा वो फॉर लॉन्गर रन उसको कैरी भी करते हैं। आई थिंक कि वो पूरी ज़िंदगी उनके साथ रहता है, वो वही लौटाते हैं। आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट को बुलाइए अपने प्रोग्राम में तो आपको बताएंगे कि जितने लोग जो बड़े होके किसी ना किस्म की नेगेटिव उनकी पर्सनैलिटी में जो भी उनके एप्टीट्यूड होता है, वो तशद्दुद करते हैं, टॉर्चर करते हैं, या जो भी चीज़ है, तो बचपन में उनके ऊपर वो सब गुजरा होता है। उन्होंने या अपने घरों में ये प्रैक्टिस देखी होती है जहाँ वो तालीम हासिल कर रहे होते हैं उस साथिज़ा के साथ। अच्छा अफशा साहिबा, मदारिस का तो हम जिक्र कर रहे हैं और आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हमें एक मॉनिटरी सिस्टम लाना पड़ेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रिलीजन एक वो सेंसिटिव इशू है जिस पे आप और मैं शायद बात भी करें तो हमें बहुत ध्यान से बात करनी पड़ती है, एंड दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि हमने अपने ही स्टैंडर्ड्स को सेट किया हुआ है और जहाँ पे हमें रिलीजन समझ में आता है हम उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अफशा साहिबा, लेकिन सेकेंडली आई रियली वांट कि ये जो हम पेरेंट्स की अवेयरनेस की बात करें, आप माँ बाप तो मदरसों के अंदर या स्कूल्स के अंदर भी इनफैक्ट बच्चों को इसलिए भेज रहे हैं कि वो दीन और दुनिया की तालीम हासिल कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे समहाउ हमें इन इदारों के अंदर भी तो ऐसी कोई पॉलिसीज़ लाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हम स्कूल्स में भी ये प्रैक्टिस देखते हैं कि उस्ताद का एहतराम हम सब पे लाजिम है, लेकिन कहीं ना कहीं उस एहतराम के पीछे बच्चे एक्सप्लॉइट भी हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। देखिए, चूँकि मैंने बहुत ज़िंदगी के साल चाइल्ड प्रोटेक्शन पे काम किया है, तो मैं सबसे पहले मुझे याद है आज से 2009 की बात है कि हमने सबसे पहले बात की थी कि जितने भी, और ख़ासकर जब मैं चेयरपर्सन भी थी, और इसका हमने इतलाक़ भी किया है कि एक चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी होनी चाहिए जो सूबे की सतह पे भी हो, और फिर जितने भी आपकी जो तालीमी दरसगाहें हैं
वहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी का होना बहुत ज़रूरी बिल्कुल है। सही। चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी में फिर ये तमाम होता है कि बच्चों की किस तरह से आपने कैपेसिटी बिल्डिंग या उनको अवेयरनेस देनी है, टीचर्स की कैसे ट्रेनिंग करनी है, पेरेंट्स और टीचर्स की कैसे कमेटीज़ होनी है, कंप्लेंट सिस्टम कैसे बच्चों को पता हो कि अगर कोई मसला हुआ है उनके साथ, कोई भी कार्य है, चाहे स्कूल के अंदर है, स्कूल के बाहर है, बुलिंग हो रही है, हरासमेंट हो रही है, अब्यूज़ हो रहा है, तो बच्चे कहाँ पे कंप्लेंट करेंगे और वो कंप्लेंट सिस्टम या हेल्पलाइन कहाँ पे किस अदारे के साथ लिंक्ड होगी, Absolutely. या फिर किस तरह से तमाम स्कूल्स के अंदर साइको सोशल सपोर्ट हो, ऐसे साइकोलॉजिस्ट हों जो हमारे बच्चों को अगर कोई इशू है तो बच्चे उनको बात बता सकें। और सबसे बड़ी बात ये कि बच्चे अपने वालिदैन को बता सकें और अपने असातिज़ा को बता सकें। तो पंजाब में तो एक चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी कुछ अर्सा पहले हमने सुना था कि असम्बली में अप्रूव हुई है, लेकिन ओवरऑल तमाम स्कूल्स में मैंडेटरी होना चाहिए कि स्कूल की प्रोटेक्शन पॉलिसी क्या है, क्या वो इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, बच्चों को कितना उसके बारे में पता है, वालिदैन को कितना पता है। आपको पता है कितने ज़्यादा किस जो वाक़यात हैं वो आपके पंजाब में भी हुए थे, स्कूल्स में हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो ये हम ज़्यादातर हमारा जो अलमिया है कि हम इंसिडेंट पे ज़्यादा फोकस कर देते हैं, चाहे मीडिया भी होता है, हम उस इशू पे फोकस नहीं करते या कॉज पे फोकस नहीं करते। कॉज क्या है उसको एड्रेस करना, ऑप्टिक्स को हम एड्रेस कर लेते हैं लेकिन कॉज के ऊपर नहीं जाते। जब कॉज पे जाएंगे तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इस पे क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्या सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, क्या आगे हमने इस पे लाया अमल करना है ताकि प्रिवेंशन हो सके। दूसरी आपने बहुत ही खूबसूरत बात की और इस पे भी बहुत सालों से मैं इस पे एडवोकेसी कर रही हूँ कि पेरेंटिंग पाकिस्तान में ग्रे एरिया है। अब तक पेरेंटिंग पे बिल्कुल ना होने के बराबर काम है, बल्कि अब तो मैं ये भी कहने लगी हूँ कि ममता की जगह मोबाइल ने ले लिए। तो पेरेंट्स जो कि बच्चों को दुनिया में लाने का बायस बने हैं, पेरेंट्स का रोल क्या है अपने बच्चों के ओवरऑल उनकी डेवलपमेंट के हवाले से। तो दूसरी तरफ ये कि ये जो मदरसों की बात है, यहाँ तो चले हमारे पास ये भी एक्सक्यूज़ है कि पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन पढ़े लिखे होना ना होना, अगर एक अनपढ़ पेरेंट मोबाइल ऑपरेट कर सकता है, अपनी मर्ज़ी के बाकी सारे काम कर सकता है, तो यहाँ पे उसको ये लेवरेज देना कि उसको नहीं मालूम, मेरे ख्याल से अब हमें इस एक्सक्यूज़ से बाहर निकल आना चाहिए, क्योंकि अब एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है। इसकी भी वजह ज़्यादातर ये कि बहुत सारे लोग शायद गुर्बत की वजह से अपने बच्चों को मदरसों में भेज देते हैं कि वो उनको कोई डिग्री भी दे देंगे, कुछ सर्टिफिकेट पढ़ाई का मिल जाएगा, खाना पीना फ्री हो जाएगा, रिहाइश के इशू नहीं होंगे, या फिर ऑर्फन बच्चे हैं। तो हमें फिर एक दफ़ा फिर यही बात कि हमें अपने इन कॉजेज़ पे देखना है कि ये कौन लोग हैं जो बच्चों को भेजते हैं और फिर उन बच्चों के आगे कोई पूछने वाला वाली वारिस नहीं है। और अगर कोई बच्चे मदरसों में हैं या जहाँ पे भी हैं, तो अगर उनके साथ कुछ हुआ है तो पेरेंट्स को भी अकाउंटेबल ठहराया जाए और कंसर्न अदारे जो हैं उनसे भी लाजमी उनको अकाउंटेबल ठहराया जाए और उनसे पूछताछ की जाए। अकाउंटेबिलिटी अब ये एक वो फैक्टर है जो कि हम हर जगह पे लैक कर रहे हैं मिस अफशा, और हमने हमेशा देखा है, चाहे वो अनफॉर्चुनेटली रेप केसेस हों, एक्सप्लॉइट करने के केसेस हों, सेक्सुअल कोई असल्ट के केसेस हों, हमने हर जगह पे अकाउंटेबिलिटी हमें नज़र नहीं आती है, सजाएं, इम्प्लीमेंटेशन। मैं आपको ये इसी तरफ मैं आपको लाना चाहती कि इतने साल मुझे काम करते हुए यूएन में भी काम किया, यूनिसेफ के साथ, फिर गवर्नमेंट के ऊपर इतनी सीनियर लेवल पे मैं अपॉइंट रही। ओवरऑल पाकिस्तान में जितने भी केसेस होते हैं जिसमें कि ये जो क्रिमिनल केसेस कह लें या आप जिस तरह अभी ये तशद्दुद के केसेस हैं, तो ओवरऑल इसमें कन्विक्शन रेट बहुत कम है। 99% जो केसेस हैं कोर्ट से बाहर सेटल हो जाते हैं। यहाँ तक हुआ, मुझे याद है कि जब बच्चे की डेथ भी हो गई है केस में और वालिदैन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसको आके उसकी डेड बॉडी भी कलेक्ट कर सके। तो जितने भी केसेस होते हैं, चूँकि ज़्यादातर गरीब लोग मदरसों में अपने बच्चों को डालते हैं या बाकी जो चाइल्ड लेबर है, घरों में बच्चे काम करते हैं जहाँ पे भी, तो उनके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो वकील की फ़ीस दे सकें, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा सकें, बल्कि वो तो पुलिस से सबसे ज़्यादा डरते हैं। वो तो थाने में जाने से भी डरेंगे कि एक से ज़्यादा अगली मुसीबत में ना आउट ऑफ वो क्या कहते हैं फ्राइंग पैन इनटू फायर वाली बात हो जाए किससे बड़े। तो ये बिल्कुल ये अलमिया है इस सोसाइटी का कि यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नज़र नहीं आता है कि जहाँ पे एक्सेस टू जस्टिस हो, जहाँ पे बच्चों को इंसाफ मिल सके, वालिदैन को इंसाफ मिल सके। तो हमें सोचना है कि भाई अगर ये सब है
तो फिर ऐसे सोसाइटी में आगे आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं कि जहाँ पे लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो हम जो इन्वेस्ट करेंगे वही हम हार्वेस्ट करेंगे। और हम ये देखते हैं सोसाइटी में, हमें हर तरफ नज़र आ रहा होता है कि भाई ये हो गया, वो हो गया, आपको ये सारे वाक़यात नजर आते हैं। तो ये तमाम वही लोग बड़े होके फिर वो वापस वही ट्रॉमा कैरी करते हैं और सोसाइटी के साथ भी वही करते हैं। थैंक यू वेरी मच अफशा साहिबा। अफशा तहसीन बाजवा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी जी। तालीम और तरबियत के जो अदारे हैं, चाहे वो मदारस हैं या स्कूल्स हैं, वहाँ पे बच्चों को इस तरह से असल्ट किया जाना और यहाँ तक कि उनकी मौत वाक़या हो जाना, ये वो एक चैप्टर है और बड़ा अनफॉर्चुनेट चैप्टर है जिसको हम समझ तो रहे हैं, नज़र भी आ रहा है हमें, लेकिन हम उस पर अभी तक कोई अकाउंटेबिलिटी एक्शन लेने से कासिर हैं। इस पर पॉलिसीज़ मुरतब किए जाना और उन पर इम्प्लीमेंट कराना सब वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है। इस पर हम बात कर रहे थे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है, वैसे तो हम इस पर कई दफ़ा मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से या मुख्तलिफ एंगल से इस टॉपिक को अंडर डिस्कशन ला चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे डॉल्फिन के हवाले से और इंडस रिवर जो डॉल्फिन है आज हमने उसके हवाले से बात करनी है। ये हमारा जो माहौलियाती या जिसको हम वाटर का इकोसिस्टम कहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल या इंडिकेटर समझी जाती है, लेकिन इसके साथ साथ दुनिया भर में बिलखसूस पाकिस्तान में दरियाए सिंध में जी पाए जाने वाली जो मैंने अभी डॉल्फिन का जिक्र किया, एक नायाब और ख़तरे से दो चार नस्ल है जिसका तहफ़्फ़ुज़ हमारी एक इज्तिमाई ज़िम्मेदारी भी है। समहाउ गैर कानूनी शिकार हो, सनती तरक्की हो जो उसका फजला होता है, और साथ साथ कुदरती मसाकिन की तबाही जैसे मसाइल डॉल्फिन की बका में बड़ा उसको संगीन ख़तरे से दो चार कर रहे हैं। उनके लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ना सिर्फ हमें हुकूमती सतह के ऊपर इक़दामात की ज़रूरत है, बल्कि जो मुकामी कम्यूनिटीज़ हैं, तालीमी इदारे हैं, आम शहरी हैं, उनको भी हमने अवेयरनेस देनी है और उनका भी जो ताउन है या कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आज हमारे साथ जो इस वक्त गेस्ट मौजूद हैं, इनका नाम है जी हुमैरा आयशा, और ये एक बड़ी एक्सपीरियंस्ड कह लें वाइल्ड लाइफ इकोलॉजिस्ट हैं या कंजर्वेशनिस्ट हैं। उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। इनका 15 ईयर्स का से ज़ायद का तजर्बा है और ख़ास तौर पर इंडस रिवर जो हम डॉल्फिन की बात कर रहे हैं इसके हवाले से भी आज हम इनसे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच हुमैरा। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप तशरीफ़ लाएँ इसके लिए बहुत शुक्रिया। मेरा हमें थोड़ा सा इस इंडस रिवर डॉल्फिन के हवाले से बताइएगा। बेसिकली विद टाइम हमें अच्छी खबर ये है कि ये थोड़ी इसकी लास्ट 2 डेकेड्स में इसकी तादाद में इजाफा हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो स्पीशी है ये ख़तरे से दो चार है। तो बहुत शुक्रिया एक तो इनवाइट करने का और इस बड़े इम्पॉर्टेंट जो मैमल है हमारा इसके बारे में बात करने का। सो इंडस डॉल्फिन के बारे में कुछ यूनिक चीज़ें मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। इसे कहा जाता है कि ये इंडस रिवर सिस्टम में एंडेमिक है। सो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में ये इंडस रिवर सिस्टम के अलावा कहीं नहीं मिलता। और पाकिस्तान को ये बड़ा यूनिक इसलिए एजाज़ हासिल है कि हम इस स्पीशीज़ को जो है ये सिर्फ हमारे मुल्क में पाई जाती है। तो ये जो इसकी तहफ़्फ़ुज़ की इसलिए जो वैल्यू है, इसके बारे में अवेयरनेस रेज़ करना जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से। और आपने बिल्कुल सही कहा कि चूँकि इंडस रिवर डॉल्फिन जो है इसे हम अंधी बुलंद भी कहते हैं, इसको बुलंद भी कहते हैं, बुलंद भी कहते हैं। ये हमारे कल्चर और हमारी जो कंजर्वेशन वैल्यूज़ हैं उसमें इतनी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत सारे जो है वो थ्रेट्स को जो है वो उसका सामना करती है। जैसे मस्कन की तबाही है, इसका जो घर है जो हमारा इंडस रिवर है वो हाईली मैनेज्ड और हाईली मॉडिफाइड है। इसका मतलब है कि वहाँ पर बहुत सारे बराजेस, डैम्स और जो हमारा इरिगेशन सिस्टम है उसको जो सपोर्ट करने के लिए नहरें बनती हैं, उसने जो इसकी जो कुदरती जो इसका मस्कन था उसको पहले ही 80% तक तबाह कर दिया है। सो व्हाट वी हैव लेफ्ट बिल्कुल जो है वो 20% के करीब बाकी बचा है। अब इसके बावजूद जो है इन बहुत सारी काविशों का जो बहुत अरसे से जारी हैं, जो कि कलेक्टिवली, क्योंकि इंडस डॉल्फिन पाकिस्तान में 3 सूबों में पाई जाती है, केपी में, पंजाब में और सिंध में। तो ये जो मुश्तरका काविशें हैं हमारे वाइल्ड लाइफ फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट के लोगों की, WWF जैसे इदारों की,
इसने मदद की है कि पिछली 2 दहाइयों में इसकी जो तादाद है वो तकरीबन 2 गुनी हो चुकी है, जो इसको पूरी दुनिया में जो ताज़ा पानी की जो डॉल्फिन्स हैं उसकी वो वाहिद किस्म बनाती है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ रही है। बट बढ़ने का मकसद ये नहीं है कि शायद अभी हम कहें कि सब अच्छा हो गया है और डॉल्फिन अब महफूज है, क्योंकि जो इसको लाहक जो ख़तरात हैं वो ख़तरात आज भी वहीं पर है। जैसे मस्कन की तबाही का जिक्र किया, एक बहुत बड़ा रीज़न जिसकी वजह से डॉल्फिन्स मरती हैं वो है मछली के जालों में लगना। अब मछली का जाल जो है वो डॉल्फिन की जो मोर्टालिटी है उसकी बहुत बड़ी वजह है, और क्योंकि ये ममालिया जानवर है, सो इसका मतलब है कि जब ये कभी मछली के जाल में फंस जाए तो ये ऊपर आके जो है वो सरफेस पे सांस नहीं ले सकता। और यही वजह है कि जो बहुत सारी एफ़र्ट्स पाकिस्तान में जारी हैं, चाहे वो कानून है, चाहे वो तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें जिसको हम इन सिटू कंज़र्वेशन कहते हैं, वो बहुत फोकस करती हैं कि किस तरह से इन थ्रेट्स को जो है वो कम किया जा सके, ताकि ये जो यूनिक जानवर है, ये हमारी जो जंगली हयात है, ये ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी जो है वो अवेलेबल हो, और इस कल्चरल और कुदरती असासे को जो है महफूज करें, क्योंकि हर जो जान है उसकी ख़ास तौर पे ख़ास जो है कंट्रीब्यूशन है, तो वो कंट्रीब्यूशन भी इकोसिस्टम सर्विसेज की मद में फिर जारी रहे। अच्छा हुमैरा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि हमारे पास बेशक तादाद बढ़ रही है लेकिन चैलेंजेस अभी तक वहीं के वहीं हैं। अब इसमें हम लोकल कम्युनिटीज़ का भी जिक्र करें, क्योंकि आपने फ़िशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की और स्टेट का भी या इदारों का भी। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है समहाउ कि हम अवेयरनेस भी क्रिएट करें, बिकॉज़ अगर ये स्पीशी बढ़ी है तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर तो है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें बहुत सारी और चीज़ों को, चैलेंजेस को करना, ओवरकम करना है, ताकि ये चीज़ जो हमें एक पॉजिटिव नज़र आ रही है वो कहीं ना कहीं पीछे ना रह जाए अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड सेकेंडली, हम कैसे इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मस्कन की तबाही आपने भी जिक्र किया और मैंने भी, लेकिन एट द सेम टाइम हमें इस पे भी तो काम करना है। बिल्कुल, और ये बहुत क्रिटिकल एलिमेंट है डॉल्फिन की जो कंजर्वेशन के वर्क का है। जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारी जो एफ़र्ट्स हुई हैं डॉल्फिन के तहफ़्फ़ुज़ की, चाहे वो कवानीन की मजबूती है सिंध, पंजाब और केपी के अंदर, उसमें मकामी आबादियों को इस चीज़ का एहसास दिलाना कि डॉल्फिन जो है वो क्यों ज़रूरी है, और अगर इसे नुकसान पहुंचाया गया तो उसके जो हैं वो क्या कानूनी जो है वो रिपरकशंस हो सकती हैं, वो बड़ा फोकस रीज़न रहा है। लेकिन मकामी आबादी जो है ना वो बिल्कुल डॉल्फिन के तहफ़्फ़ुज़ की एफ़र्ट्स के जो है ना वो बिल्कुल दिल में है, क्योंकि ये अपना मस्कन जो है वो डॉल्फिन के साथ शेयर करती हैं। डॉल्फिन हमारा कल्चर से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो ये वो फ़िशर हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी देखा है कि डॉल्फिन बिहेव कैसे करती है, डॉल्फिन के इम्पॉर्टेंट एरियाज़ कहाँ हैं, तो जहाँ पर चैलेंजेस जुड़े हुए हैं डॉल्फिन की थ्रेट्स के, वहाँ पर इसकी कंजर्वेशन में भी मकामी आबादियों का बड़ा अहम रोल है। एक मिसाल मैं आपको इसकी देती हूँ कि जो हमारी जो नहरी निज़ाम है, बहुत ज़्यादा हमारा इरिगेशन सिस्टम जो है वो सपोर्ट जो है वो इसके थ्रू होता है, तो ये जो डॉल्फिन्स हैं ख़ास तौर पे सिंध में, ये चली जाती हैं इन नहरों में। तो जिन दिनों में नहरें बंद होती हैं या दरिया में पानी कम हो जाता है, तो ये जो डॉल्फिन्स हैं ये वहीं पे फंस जाती हैं। अब इन डॉल्फिन्स को बचाने का वाहिद ज़रिया ये है कि हमारे जो साथी हैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स के अंदर, इन मकामी आबादियों के साथ मिलके, WWF जैसे इदारों के साथ जो है इनको वहाँ से उठा के फ़िज़िकली रेस्क्यू करके एक पूरे प्रोटोकॉल के तहत इनको एक एम्बुलेंस में शिफ्ट करके मेन दरिया में ला के रिलीज़ करते हैं। अब इतना बड़ा दरिया, उसके साथ जुड़े नदी नाले, फिर उसके साथ ये नहरें, हम बहुत कम वर्क फोर्स के साथ काम करते हैं, तो इन मकामी आबादियों का बड़ा कुलीदी किरदार रहा है इस तरह की डॉल्फिन्स के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में और फंसी हुई डॉल्फिन्स की ख़ास तौर पे इतलात देने में मकामी इदारों को, और उनके साथ मिलके इस रेस्क्यू को करने में, जो कि तकरीबन शुरू से लेकर अगर हम देखें तो 200 से ज़्यादा डॉल्फिन्स को बचाने का ज़रिया बना है। अब ये नंबर बड़ा छोटा लगता है, लेकिन अगर एक हम इस पॉपुलेशन जो कि है ही 2000 के करीब, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रही है। कुछ रिसेंट डेज़ में एक टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं, कम्युनिटी सिटीज़न साइंस, कि यही फ़िशर जो इंडस में रहते हैं, जो इंडस के किनारे बसते हैं, उनकी मदद से हम डॉल्फिन्स को जो लाहक ख़तरात दरपेश हैं उसकी मालूमात जमा कर रहे हैं। सो इससे क्या होता है कि आपके जहाँ पर
चंद लोग मॉनिटरिंग कर रहे थे, अब आपके पास बहुत सारे लोग हैं सैकड़ों की तादाद में जो ये देख रहे हैं कि कहीं डॉल्फिन को कोई ख़तरा तो नहीं है, कहीं डॉल्फिन का गैर कानूनी शिकार तो नहीं हो रहा, कहीं पर डॉल्फिन को बचाने की ज़रूरत तो नहीं है। सो ये जो है ये बहुत मदद करता है आप एक डॉल्फिन के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों को आगे बढ़ाने में। और फिर एक अवेयर जो कम्युनिटी है वो इस चीज़ को भी बहुत बेहतर समझती है कि डॉल्फिन क्यों ज़रूरी है, ना सिर्फ ये माहौल के लिए बट ऑल्सो हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो ख़ास तौर पे सिंध का जो कानून है वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ का, वो इसको क्वीन ऑफ द इंडस का नाम देता है क्योंकि ये हमारे कल्चर और हमारी जो है वो यूनिक वैल्यू की भी अक्कासी करता है। और कम्युनिटी की ओनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि फिर आप उससे जुड़ी सारी जो खूबियाँ हैं आप उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि डॉल्फिन का होना जो है वो दरिया के सांस लेने की अलामत भी है। अच्छा। और फिशर्स जो हैं ये ताल्लुक़ बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। सो अगर वो इसकी कोशिशों को अपनाते हैं और उसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। अच्छा हुमैरा, अभी आपने जो बात की है मैं आखिर में आपसे ये सवाल ज़रूर करूँगी, हमें थोड़ा सा बताइएगा भी, क्योंकि आपने कहा कि 2000 के करीब लगभग इनकी तादाद है। तो बेसिकली इनका जो हैबिटेट है रहने का वो किस तरह का है बेसिकली, सो दैट जो वहाँ पे लोग हैं भी, और क्या जब यहाँ पे इससे टूरिस्ट जाते हैं, लोग जाते हैं, डू दे ऑब्जर्व देयर एक्टिविटीज़? सो डॉल्फिन जो है, जैसे मैंने कहा था कि ये इंडस रिवर जो है इसका मस्कन है। हिस्टोरिकली ये पूरे इंडस रिवर सिस्टम में पाई जाती थी, लेकिन अब चूँकि दरिया जो है हाईली फ्रेगमेंटेड, हाईली मैनेज्ड है, क्योंकि उस पर बराजेस हैं, डैम्स हैं, नहरें हैं, तो उस वजह से ये काफ़ी जो है वो कम हो गया है ये एरिया। और इस वक्त 80% से ज़्यादा जो है वो उसका हैबिटेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता डॉल्फिन्स। सो जो हमारे पास स्ट्रेच है पाकिस्तान के अंदर जहाँ डॉल्फिन्स मिलती हैं, उसमें भी कोई 99% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है ना वो कुछ हमारे पंजाब और सिंध के सेक्शंस के बीच में है। ख़ास तौर पे अगर जहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, जिसे हम कहते हैं लार्जेस्ट ग्लोबल पॉपुलेशन, इंडस रिवर की, वो मिलती है दरियाए सिंध के अंदर, सिंध के सेक्शन में गुड्डू और सखर बराज के बीच में। तो चूँकि डॉल्फिन की पॉपुलेशन बटी हुई है तो यूजुअली हम इन्हें बराजेस के बीच में फिर बताते हैं। तो अब वो जो है वो कोई 190 किलोमीटर तकरीबन की पट्टी है। अब उस पट्टी में जो है वो इंडस डॉल्फिन की सबसे बड़ी तादाद है। अब वहाँ पे डॉल्फिन का होना, मकामी आबादी तो चूँकि शुरू से वहाँ रही है, लेकिन जो टूरिस्ट है, चाहे वो हमारे मकामी लोग हैं, चाहे वो हमारी जो पाकिस्तान से बाहर से लोग आते हैं, उनका इंटरेस्ट है। सो बहुत बड़ा नहीं, लेकिन छोटे स्केल के ऊपर जो है वो डॉल्फिन वॉच बेस्ड जो टूरिज़्म है वो हमारी पंजाब साइड पे भी एग्जिस्ट करता है और वो हमारी सिंध साइड के भी ऊपर भी करता है। और ये एक ज़रिया भी है कि मज़ीद लोगों को अवेयर किया जाए कि आप, क्योंकि पाकिस्तान में वाइल्ड लाइफ से मोहब्बत और वाइल्ड लाइफ से के रिलेटेड अवेयरनेस ज़रा कम है। So ये इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मौका भी देती हैं लोगों को समझने का कि जंगली हयात को उनके कुदरती माहौल में देख के जो है वो आप अवेयर भी होते हैं और आप अंडरस्टैंड भी करते हैं उनकी वैल्यू। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच उमेरा, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई, और बड़ा इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट चीज़, और एट द सेम टाइम इट्स अलार्मिंग एज वेल, लेकिन इस पे बात हो रही है एंड आई एम ग्लैड कि हम इन टॉपिक्स को भी अब केटर करना शुरू हुए हैं जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए, और साथ साथ जो वाइल्ड लाइफ या इस तरह से डॉल्फिन, जो रिवर डॉल्फिन्स का हम जिक्र कर रहे हैं, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब हम बड़े ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो ख़वातीन के इंटरेस्ट का तो होता है, लेकिन इसमें आज एक और फैक्टर भी हमने डिस्कस करना है। नॉर्मली हम घरेलू टोटकों की बात करते हैं, जब हर्बल तरीक़ों की बात करते हैं, अब तो जो खूबसूरती का रुझान है वो विद टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ भी रहा है और ख़वातीन कॉन्शियस भी हो गई हैं, जहाँ पर महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स लेते हैं, लेकिन आई बिलीव कि जो देसी घर में जो टोटके आप इस्तेमाल करते हैं, अगर सही तरीके से किए जाए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो वो जितने इफ़ेक्टिव होते हैं उसका कोई जवाब नहीं है। मैं आज भी हमेशा रिकमेंड करती हूँ, जी कोई कह रहा हो ना बाल गिर रहे, अंडा दही लगा लो, बेस्ट सोल्यूशन है आपके बालों के लिए। सो स्टिल ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, अगर आप उनको सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं
तो वो बड़े इफेक्टिव होते हैं। और आज हमने इसी पे बात करनी है। नईमा राव साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हर्बलिस्ट, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं रमला? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाई। मैंने सही कहा ना कि अगर हम घरेलू टोटकों को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये बड़े इफेक्टिव होते हैं। बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करना ज़रूरी है कि लोगों को पता नहीं होता। मैं आज इसी टॉपिक को लेके आई हूँ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह टोटके मेरे बहुत हैं, सदियों पुराने टोटके हैं मेरे पास, आप लोगों की स्किन से रिलेटेड, बालों से, ओवरऑल हेल्थ से। ख़ास तौर पे मेरे पास स्किन और बालों के टोटके बहुत ज़्यादा हैं। तो लोगों को ना पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ हमने लगानी है, ठीक है। फिर वो ये होता है कि नहीं हमें इसका साइड इफ़ेक्ट, कुदरती चीज़ों का ना साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो 99% चांसेस होते हैं कि नहीं होता। 1% ऐसे होता है कि चीज़ आपकी स्किन के अकॉर्डिंग नहीं होती, ठीक है। जिस तरह हम आम मेडिसिन लेते हैं उसमें ये होता है कि चीज़ हमें सूट नहीं की, तो इसी तरीके से ये भी एक मेडिसिन, एज ए मेडिसिन लें आप। जैसे सिट्रिक एसिड में हम लेमन लगाते हैं, लेमन 1% ऐसे लोग हैं जिनको लेमन सूट नहीं करता, वरना हर बंदे को लेमन सूट करता है। उसका सबसे बेहतर तरीका क्या है कि आपने कोई भी कॉम्बिनेशन करना है ना, तो आप उसका पैच टेस्ट कर लें। बिल्कुल सही, थोड़ा सा पैच टेस्ट कर लें। जैसे इवन हेयर डाइज लगाते हैं तो उसका भी पैच टेस्ट करते हैं। आप इवन के कोई स्किन पे कोई भी अपना इम्प्लीमेशन करते हैं किसी भी चीज़ की, तो उसका भी तो पैच टेस्ट, ये भी नेचुरल, इसका भी कर लें। आप अपने हाथ पे लगाएं, हाथ की स्किन चले मानती थोड़ी सी हार्ड होती है, आप इधर लगा लें, आप इधर लगा लें। इनका कोई, मैं इस बात को नहीं मानती कि आपकी एकदम से स्किन खुदा ना खासा बहुत ख़राब होगी। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमने फलां चीज़ लगाई थी, लेमन डाल के लगाया था, तो स्किन जो है, स्किन की अपर लेयर जो है वो उतर गई। ऐसे होता नहीं है। मैं बताती हूँ, आज मैं इसीलिए आप लोगों के पास हाजिर हुई कि ऐसे होता किस लिए कि आप जब केमिकल ज़्यादा क्रीमें या लोशंस या सीरम्स लगा लगा के अपनी स्किन को बिल्कुल ड्राई कर लेते हैं, तो फिर उसके ऊपर जब आप स्ट्रिक डालते हैं तो फिर वो स्किन का ये हाल होता है। उसमें लेमन का कसूर नहीं, उसमें आपकी अपनी चॉइस का कसूर है कि जो आपने अपनी स्किन का बेड़ा गर्क किया हुआ ड्राइनेस कर करके। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा मुफीद नुस्खा पूरा बाकायदा टोटका लेके आई हूँ कि जिसको आप इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह, एक तो ये है कि आप लोगों को मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी, विदाउट मेकअप आप इतने प्यारे हो जाएंगे। हाँ, सबसे पहले मैं उसी को शेयर करती हूँ, मैं अवॉइड करना चाहती हूँ। विदाउट मेकअप आप इतने प्यारे लगेंगे। उसमें चीज़ क्या है, सिर्फ आपके पैसे खर्च होने 5 रुपए, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, 5 रुपए 15 दिन, ठीक है। डेली के 5-5 रुपए निकाल के रख लें अपने लिए, और 5 रुपए में 15वां दिन जब होगा आप इतने हसीन हो जाएंगे कि जैसे मैंने बोला कि आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं होगी। वो क्या चीज़ है, वो है किशमिश, ये ब्राउन वाली किशमिश, ठीक है। करना ये है कि 15 किशमिश के दाने आपने 1 गिलास पानी, जिस तरह ये 1 गिलास पानी हमारे पास ये प्याली में है, ठीक है, 1 गिलास पानी में रात भर 15 किशमिश के दाने भिगो के रख देने हैं, ठीक है। इसकी जो डंडियाँ होती है ना, ये तोड़ देनी है आपने, वॉश करके। ये इसके साथ जो लगी होती है ना डंडियाँ, ताकि पानी जो है अच्छी तरह इसके अंदर चला जाए और ये पानी को अच्छे तरीके से सोक कर ले, फूल जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। ये रिमूव कर देनी है ऐसे। वॉश करने के बाद 15 दाने डाल दिए। हाँ, जो डायबिटिक पेशेंट है वो ज़रा अवॉइड करें, ठीक है, ठीक है। वो हफ्ते में 3 दिन कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 15 की बजाय आप 7-8 दाने कर लें तो वो काफ़ी होगा आपके लिए, ठीक है। तो आपने करना ये है कि सुबह उठ के निहार मुँह आपने वो पानी पी लेना है और किशमिश खा लेनी है। आप यकीन माने कि आप पठान बन जाएंगे। आपकी स्किन इतनी खूबसूरत हो जाएगी। ये मैंने बात की एशियन स्किन की, मीन्स के जिस तरह पंजाब में बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जिनका रंग गोरा, एशियन कलर है हमारा, लेकिन फिर भी हमें क्रेज है। अच्छा, मुझे लगता है कि आप गोरे होने के साथ आपकी स्किन पे ग्लो आना बड़ा जरूरी है। गोरा होना इज नॉट द क्राइटेरिया, ग्लो स्किन हेल्दी होनी चाहिए, स्किन हेल्दी होनी चाहिए। अभी इससे आपका होगा क्या, ये इससे रंग गोरा इतना क्यों होगा, उसकी वजह ये है कि मोस्टली आयरन डेफिशिएंसी जिनमें होती है वहाँ पे देखा गया है कि वहाँ पे स्किन के ऊपर पैचेस बन जाते हैं, स्किन येलो हो जाती है, स्किन पैची और फ्रैकल आ जाती हैं। तो ये आपके ब्लड को, आयरन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इससे बेहतरीन नुस्खा कोई नहीं है। ओके, आयरन की कमी को ये इतना कंप्लीट आपका सोल्यूशन है, आयरन की कमी को इस तरह पूरा करता है कि आप सोच भी नहीं सकते, ये इतना बड़ा खजाना है। ओके, सेकंड बात हम करते हैं कि स्किन, लेट्स से जिस तरह पहले मैंने बात की कि लेमन से जब आपका अपर लेयर जो है वो डैमेज हो जाता है, वो ड्राई स्किन वालों का होता है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा कॉम्बिनेशन बता के जाऊंगी कि जिसको
ड्राइनेस, जिनकी स्किन पे ड्राइनेस, फ्लेकी स्किन है, जिनकी ऑयली स्किन है, या जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है। स्किन 3 टाइप की होती है। सबसे पहले तो आप अपनी स्किन का ना टेस्ट करना सीखें कि आपकी स्किन है किस टाइप की। देखिए, जब जिनकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई होती है उनके ये वाले जो चीक्स का एरिया खास तौर पे बताया ये जाता है, ये वाला एरिया नहीं, ये वाला जो एरिया है गोल, जहाँ पे हम ब्लश ऑन करते हैं, ये चीक्स का एरिया, जो यहाँ पे ड्राइनेस और हर वक्त खारिज का दिल चाहेगा। बिल्कुल ठीक है। ये आपकी ड्राइनेस स्किन। जो कॉम्बिनेशन स्किन है वो ये वाला जो एरिया, यहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस होता है ज्यादा, ठीक और है। ये डार्क भी होता है। ठीक है। और नॉर्मल स्किन जो होती है वो होती बहुत फ्रेश है, वो हर एक उसके ऊपर सूट करता है। तो मैंने इस तरह का एक कॉम्बिनेशन, एक फेस पैक, एक फेस वॉश बनाया है। एक्चुअली मेरा आप लोगों के से ना तो एक्चुअली ये है कि मैं खुद, जिस तरह आज तो मैं एज ए हर्बलिस्ट आई हूँ आप लोगों के पास, लेकिन पिछली दफ़ा जिस तरह आपने मुझे कहा था कि आप जो अपनी प्रोडक्ट बनाती वो भी लेके आइएगा, तो मेरा ये है कि मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ, मैं बिज़नेस भी कर रही हूँ, होम बिज़नेस चला रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पैमाने पे चला रही हूँ। तो मैं लोगों की इस तरह की खिदमत करती हूँ कि आप लोगों ने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, मैं इस तरह की कॉम्बिनेशन बनाती हूँ रमला कि जो हर स्किन टाइप पे सूट करता है। जिस तरह मैंने अभी आपके सामने सारी चीज़ें रखी, सारी किचनें। अच्छा, मेरी स्पेशलिटी जो है वो ये है कि मैं किचन से चीज़ें बनाती हूँ सारी। मोस्टली मेरा जो ब्रांड खड़ा हुआ है वो किचन से कंपनी तक का मेरा सफ़र है। किचन से मैंने अपनी कंपनी बना दी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, ये है लाल लोबिया, ठीक है, ये है इसके अंदर अलसी, माश की दाल, कोई चीज़ किचन से बाहर नहीं है, चावल, दाल, चने की दाल, ठीक है, मसूर की दाल, साथ में है ब्राउन शक्कर और ड्राई मिल्क, ये वाला, ये सारी चीज़ें, हल्दी है इसके अंदर, दालचीनी का पाउडर है, मुलट्ठी है जो इस जगह पे नहीं है। तो मैंने उन सब को मिला के ये एक पाउडर फॉर्म में ऐसी चीज़ बनाई है कि चाहे आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई, आपने सिर्फ इसको मिक्स करने का जो मेथड है वो आपके हाथ में है। ठीक है। अगर आपकी एक्सट्रीम ड्राई स्किन, आपने कच्चे दूध में लगाना है, ठीक है। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप रोज वाटर में लगाएं, आप सिंपल पानी के साथ घोल के लगा लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप योगर्ट में लगाएं, आप हनी में लगाएं, आप जिस चीज़ में चाहे मर्जी लगाएं। इसको मैंने जो शक्ल दी है वो इस तरह फेस पैक की दी है। ओके, ये एंटी एज, ये फेस पैक है, साथ में ये फेस वॉश भी बना दिया। मेरी स्पेशलिटी ये है कि मैं इनोवेशन करती हूँ, मैंने फेस वॉश बना दिया है। ओके, हाँ, इसमें अरीठे का पाउडर शामिल किया है। वो लाइट सा आपका ना, जो एक लोगों को होता है ना क्रीम भी सोप झाग आना चाहिए, लाइट से झाग भी आएगा 10%। ये चीज़ें बनाई, ये चीज़ें ऐसी हैं रमला कि जिनको लगाने से आपकी स्किन के जितने भी मसाइल, जिनका ये गिला शिकवा है ना कि हमें नेचुरल चीज़ें या हमें टोटके सूट नहीं करते, ये मैं गारंटी देती हूँ ये हर बंदे को सूट करेगा। ओके, हर स्किन टाइप के हर लिए। स्किन इसका टाइप नाम के लिए। क्या है? इसका नाम है, ये पाकिज़ा प्रोडक्ट मेरा ब्रांड है, ये एंटी एजिंग फेस वॉश है। ओके, ठीक है, ये एंटी एजिंग फेस पैक है। ओके, जो चाहते हैं ना कि हमारी स्किन जो है वो जवान और खूबसूरत रहे देर तक, तो वो ये लाल लोबिया, अगर ये नहीं भी आप, मैं इसीलिए मैं तो पूरे फार्मूले बता देती हूँ हर शो पे बैठ के कि अगर आप लेना चाहें तो हाजिर है, नहीं लेना चाहते आप खुद बना लें। अल्लाह ताला ने दिमाग मुझे भी दिया। लास्ट मिनट में चाहूंगी क्विकली आप बता दें, आप लोबिया से क्या बताने लगी थी, इसका इस्तेमाल का तरीका, इसके इस्तेमाल का तरीका ये कि आपने जिस तरह मैंने बताया कच्चे दूध में लगा के आप अपनी स्किन पे लगाएं, आधा घंटा स्टे करें, उसके बाद ये डिफरेंट मेरी है पाकिज़ा प्रोडक्ट डॉट स्टोर, आप विजिट करें, इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच नईमा साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई और आपने इतने अच्छे टोटके भी हमें बताए और साथ साथ अपनी प्रोडक्ट्स के हवाले से बताया। उम्मीद करते हैं हेल्पफुल रहा होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए, हम किचन का रुख करेंगे जहाँ पे शेफ नदीम चीमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी बिल्कुल ठीक। अच्छी खुशबू आ रही है आपके किचन से। क्या बन रहा है आज हम बना रहे हैं बेबी चिकन। बेबी चिकन, यस। तो उसमें हमने जो है ना पोटैटो लिया है, इसकी फ्राइज की तरह कटिंग काट ली है, और बेबी कॉर्न्स और कैरेट और पालक। तो इसको हमने किया बॉयल करने के बाद हमने चिकन लिया है। चिकन को जैसे हमने पिछले शो में भी स्टेक की मैरिनेशन की थी, स्टेक के इस तरह से क्यूब कटिंग, जूलियन कटिंग के स्लाइस करके हमने इसमें ब्लैक पेपर, सॉल्ट
और ओरिगानो और क्रश चिली। और इसमें मैंने एक बड़ी मज़े की चीज़ जो है ना ऐड की है कि कमर्शियल में और घर में भी ऐड कर सकते हैं, इंजेक्टेड रोस्ट वाला मसाला बाज़ार से मिल जाता है। ओके। तो वो इसमें ऐड किया है। और अब इसको जो है ना पकाने के बाद, दम लगाने के बाद, अब हम इसको करेंगे फाइनल, जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो हम इसमें सारी कर देंगे ऐड। ओके। यस। और इसको लगाएंगे, गार्लिक का तड़का मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ, तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। ओके। 1 टेबल स्पून, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। ठीक है। और इसमें मैं जो है ना वो 1 पिंच जो है ना 1 टीस्पून हनी का इस्तेमाल करूँगा। हनी का, ओके। यस। और इसको जो है ना अपने स्पाइस के मुताबिक हम अप डाउन जो है ना कर सकते हैं। अब इसका मेरी फाइनल लुक जो है ना वो आ चुकी है। अब इस तरह का कलर लाने के लिए बड़ा वो खूबसूरत सा होता है, आप चाइनीज़ में भी देखा होगा, डार्क जो है ना सोया सॉस ऐड करूँगा। डार्क सोया सॉस। तो सॉल्ट मैं जो है ना वो कम इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि वो चिकन में पहले से इस्तेमाल कर चुका हूँ, मैरिनेशन के दौरान इस्तेमाल हुआ है। अब जो है ना हम इसकी मिक्सिंग करेंगे अच्छे से। और इसको ज़रा कैमरे की तरफ टिल्ट करके दिखाइएगा पैन को। यस, ये देखिए। ओके, ठीक हो गया। तो अब इसको जो है ना अच्छी तरह से इसकी भुनाई करने के बाद, तो फाइनल जो है ना हम इसका लगाएंगे दम लगाने के बाद यस, उसमें ये होगा कि अगर आपकी वेजिटेबल्स या आपका चिकन कहीं पे अगर कच्चा है तो आपका बिल्कुल ठीक टेंडर बन जाएगा, पक जाएगा। तो और ये कितनी देर हम इसको दम पे रखेंगे? मैक्सिमम 2 से 3 मिनट, 5 मिनट भी कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है। लेकिन यहाँ पे आपका प्रोसीजर है इसकी अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद फिर हम इसको लगाएंगे दम। ठीक है। तो इसके बाद हमारी जो है ना फाइनल लुक हमारी इस तरह से निकलेगी। अच्छा, फाइनल प्रेजेंटेशन आपने कर दिया है? यस, मैंने कर ये जी फाइनल प्रेजेंटेशन भी दिखाएं इधर कैमरे से, ताकि अभी ये उन्होंने प्रोसेस तो हमें दिखा दिया, तो फाइनल लुक इस खाने की कुछ ऐसे होने वाली है। अच्छा, इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं और जो बेबी कॉर्न है वो थोड़ी देर से होती है। बेबी कॉर्न जो है वो थोड़ा देर से नरम होती है। यस। उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, राइट? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम उसे बॉईल करेंगे। अच्छा, बॉईल करने के बाद आपकी जो है ना वो सारी जो सही हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। ओके। तो यहाँ पे हमारा जो है ना ये चिकन बहुत अच्छा जो है ना फ्राई हो चुका है। अब मेरा ख्याल है कि इसको लगाएंगे दम। अब किसी भी चीज़ में कोई भी कमा पेशी होगी तो आपका ये सारा मेथड, आप जितना भी आपका फूड है सब में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन में, स्टेक्स में, घर में कोई भी चीज़ बनाते हैं तो फाइनल जो है ना दम लगना बहुत ज़रूरी होती है। फाइनल दम लगना बड़ा ज़रूरी है। ये मैंने इसकी स्लो आंच कर दी है, स्लो आंच। अच्छा, और इसके बाद इसको मैक्सिमम कोई 5 मिनट रखेंगे और 5 मिनट बाद ये बड़ा बेहतरीन किस्म का जो है ना वो हमारा तैयार हो जाएगा बेबी चिकन। बेहतरीन। फाइनल प्रेजेंटेशन भी दिखा दें। थैंक यू वेरी मच शेफ नदीम चीमा, बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी रेसिपी बताई। ये है जी हमारा बेबी चिकन रेडी। अच्छा, ये चिकन हमने स्किन के साथ लिया है? नहीं, ये विदाउट स्किन है। विदाउट स्किन है? ओके, ये हमने बोनस में लिया है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी रेसिपी हमें बताई। मुझे ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। अभी हम बात करेंगे अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत दाता अली हजवेरी गंज बख्श के हवाले से, जिनके उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात जो है आज उसका आखिरी रोज़ है। और उसके हवाले से जो तकरीबात है, 2-3 रोज़ा तकरीबात थी, आज आखिरी दिन है। हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे अहमद हसन मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद, हमें ज़रा तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि उर्स के मौके पे जो सिक्योरिटी है, जो तकरीबात हैं, क्या सूरत हाल है, आज आखिरी रोज़ है इसका? आज बिल्कुल हज़रत अली हजवेरी उर्फ दातागंज बख्श के 928वें जो 82वां उर्स है, उस हवाले से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। बड़ी तादाद में यहाँ पर जो उनके अकीदतमंद हैं, मानने वाले हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आज जो है उर्स का 3रा रोज़ है और बड़ी तादाद में मुल्क भर से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। इस हवाले से आज शहर में आम तातील भी है, तो शहरी जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर दुआया जो थी तकरीबात भी अब से कुछ देर पहले जो है उनका आगाज़ कर दिया गया है। रात भर भी यहाँ
यहाँ पर जो था लोग मौजूद रहे। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊँ तफसीली तौर पर तो पहले रोज़ था यहाँ पर मज़ार को जो है वो गुस्ल दिया गया, चादर चढ़ाई गई। वज़ीर ख़जाना जो थे इसाक डार वो भी यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर मीडिया से बात की। आज तीसरा और इख्तितामी रोज़ है, तो इस हवाले से क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि आज जुमा भी है और इसके अलावा चेलम हज़रत इमाम हुसैन भी है, तो बड़ी तादाद में आज लाहौर में एक्टिविटी देखने में सामने आ रही है। इस वक्त मैं दाता दरबार के अहाते में मौजूद हूँ और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जो हैं पहुँचे हैं। हमारी यहाँ पर लोगों से बात हुई तो यकीन माने कि पूरे मुल्क से जो है लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस वक्त यहाँ पर नात की जो महफिल है उसका इनेकाद किया गया है जो कि जारी है, जबकि आज नमाज जुमा भी है। तो रमज़ान सियालवी साहब जो हैं वो जुमे का खुतबा देंगे और उसके बाद जुमे की नमाज जो है यहाँ पर अदा जो है वो की जाएगी। इस हवाले से सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम जो हैं वो देखने में सामने आ रहे हैं। तकरीबन 35,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए हैं। चेलम और दाता दरबार पर दोनों जानिब जो है वो सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। इसके अलावा डॉल्फिन और पैरा जो स्टाफ है वो भी तैनात है, जबकि शूटर्स को भी जो है वो तैनात किया गया है। और किसी भी शख्स को इस दाता दरबार की अहाते में आने के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ जो निज़ाम है उससे गुजर कर आना पड़ेगा। और पुलिस एहलकारों से जब हमारी इस हवाले से बात हुई तो उनका ये कहना है कि उनकी कोशिश है कि किसी को ज़्यादा तंग ना किया जाए। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको सॉफ्ट चेकिंग के बाद यहाँ पर आने की इजाज़त जो है वो दी जा रही है। इस वक्त यहाँ पर नात की जो है महफिल हो रही है, जिसके बाद कुरान खानी का भी सिलसिला यहाँ पर होगा, जिसके बाद नमाज जुमा का खुतबा दिया जाएगा, नमाज अदा यहाँ पर की जाएगी। और आपको पता है दाता की नगरी में लंगर ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो बड़ी तादाद में यहाँ पर लंगर जो है वो दिया जा रहा है, बांटा जा रहा है, लोग आ रहे हैं। सरकारी तौर पर भी लंगर का इंतज़ाम जो है वो किया गया है, जबकि जो यहाँ पर लोग पहुँचे हैं वो भी लंगर जो है यहाँ पर बांट रहे हैं। शहरी आ रहे हैं, लंगर बांटते हैं। हमने उनसे बात की तो उनका ये कहना है कि ये दाता की नगरी है और यहाँ पर लंगर ना बांटा जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर मौसम के हवाले से मैं बात करूँ तो लाहौर का मौसम जो है इंतहाई आज बेहतर है। गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से काफ़ी गर्मी जो थी महसूस की जा रही थी, लेकिन आज मौसम ने कदरे बेहतर है, आसमान पर बादल हैं। तो शहरी जो हैं इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मस्जिद के अहाते में भी बैठे आपको दिखाई दे रहे हैं और ये जो सिलसिला है ये इसी तरह जारी रहेगा। रात भर जो है यहाँ पर शहरी आते रहेंगे। जब ट्रैफिक के हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि ट्रैफिक जहाँ पे हम ये उर्स की तकरीबात हो रही हैं वहाँ पे ट्रैफिक की रवानी को बेहतर रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि ये अंदरून का इलाका है और ज़ाहिर है यहाँ पे सूरत हाल और तरह से होती है। तो क्या इंतज़ामात हैं ट्रैफिक को उसके फ़्लो को बेहतर करने के लिए? आज बिल्कुल देखेंगे, काफ़ी दिनों से पता था कि ये उर्स जो है वो आ रहा है। इसके अलावा हज़रत इमाम हुसैन का चेलम भी है, तो इस हवाले से सिक्योरिटी की हुकूमत ने फुल प्रूफ इंतजाम किए थे। ख़ासतौर पर वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज़ के ये अहकाम थे कि उर्स और दाता दरबार के उर्स के दौरान जो है वो इस तरह के ट्रैफिक के मसाइल जो हैं वो नहीं होने चाहिए। तो आज शहर में जो है आम तातील है और जब हम यहाँ पर पहुँच रहे थे तो काफ़ी रस्तों से हम गुजर कर आए हैं। किनाल रोड था, इचरा था, अंदरून लाहौर का रास्ता भी हमने देखा, तो ट्रैफिक जो है वो रवां दवां है और बड़ी तादाद में ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो शहर में तैनात किए गए हैं। पुलिस एहलकार भी तैनात हैं, जबकि आवाम को सही रास्ता गाइड करने के लिए जो है वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो हैं वो खड़े हैं, जो आपको बताते हैं कि आपने अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल कहाँ पार करनी है और कैसे आना है। तो अब तक की जो शहर की मजमूई सूरत हाल है वहाँ पर ट्रैफिक रवां दवां है। तहम जो हमारी ऑफिशियल से बात हुई है उनका यही कहना है कि शहरियों को भी जो है वो इसमें जो है कंट्रीब्यूशन अपना करना पड़ेगा और उन्होंने यही कहा कि शहरी जो हैं वो जहाँ पर मुख्तस की हुई जगह हैं वहीं पर ट्रैफिक की रवानगी को बेहतर रखने के लिए अपनी गाड़ियाँ मोटरसाइकिल जो हैं वो पार्क करें। तो इस वक्त काफ़ी बेहतर इंतजाम जो हैं यहाँ पर देखने में आ रहे हैं। उसके अलावा जो हमने यहाँ पर बेहतर चीज़ देखी, मैं आपको बताया चलूँ कि इस वक्त मैं दाता दरबार के सेन में मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़ी तादाद में कैंप्स लगाए गए हैं। यहाँ पर लेस्को, वापडा, रेस्क्यू 1112 और मेडिकल कैंप्स भी हैं। मैं इस वक्त अभी जो जिस मेडिकल कैंप के बाहर खड़ा हूँ वहाँ पर जो शहरी आ रहे हैं उनको फर्स्ट एड दी जा रही है, क्योंकि लोग जो हैं दूर दराज से आए हुए हैं। तो कुछ लोगों को हमने देखा कि स्किन डिजीज से लोग आए हुए हैं। दाता दरबार का जो सूरत हाल है उस हवाले से हमारे नुमाइंदे अहमद हसन हमें बता रहे थे। उर्स का ये आखिरी रोज़ है, इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे थे। जहाँ पर हम इस उर्स की तकरीबात का जिक्र कर रहे हैं वहाँ पर आज एक और इम्पॉर्टेंट दिन भी है, चेलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, और उस हवाले से जो सूरत हाल है सिक्योरिटी को लेकर, और इस वक्त हमारे नुमाइंदे हैदर खरल इस वक्त दिल्ली गेट पे मौजूद हैं। वहाँ पे क्या सूरत हाल है, चूँकि इस वक्त मजालिस का
सिलसिला भी रहता है, जुलूस का सिलसिला भी रहता है, हमें थोड़ा सा बताइएगा। हैदर, आप क्या सूरत हाल है जी? आप इस वक्त दिल्ली गेट में मौजूद हैं। जी, मैं इस वक्त दिल्ली गेट में मौजूद हूँ और हज़रत इमाम हुसैन के चिलम के हवाले से जो मरकज़ी जुलूस है जो लाहौर से निकलता है वो हवेली अलफ शाह से बरामद हुआ है और अभी वो अपने जो रवायती रास्ते हैं उन पर गामज़न है और गामे शाह जाकर ये अख्ताम पजीर होगा। बड़ी तादाद में जो अज़ादार हैं वो इसमें शामिल है। अकीदतमंद जो हैं वो पूरे पंजाब से इधर आए हुए हैं। अभी ताज़ा तरीन की सूरत हाल ये है कि जो जुलूस है मरकज़ी वो अपने जो रवायती रास्ते हैं उन पर गामज़न है। अगर सिक्योरिटी की सूरत हाल की बात की जाए तो बड़ी तादाद में जो पुलिस के नौजवान हैं, एहलकार हैं, वो सिक्योरिटी के मामलात को देख रहे हैं और जो जुलूस की जानिब रास्ते जा रहे हैं उनको कंटेनर लगाकर बंद किया गया है। उनको जो बड़ी सख्त सिक्योरिटी देखने को मिल रही है। कोई भी जो अकीदतमंद है वो इधर आ रहा है जिसने जुलूस में शामिल होना है उनको पहले सख्त जो चेकिंग है उससे गुजरना पड़ेगा, उसके बाद उन्हें जाने की इजाज़त दी जा रही है और आला हुकाम की जानिब से भी सख्त हदायत दी गई है कि किसी को भी सिक्योरिटी चेक किए बगैर अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। ख़वातीन जो कांस्टेबल हैं, एहलकार हैं, वो भी इधर मौजूद हैं जो ख़वातीन की सिक्योरिटी को देख रही हैं। अगर बात की जाए तो जो मरकज़ी जुलूस है वो रात के टाइम जो है वो करबला गामे शाह पहुँच कर अख्ताम पजीर होगा। जो रास्ता है जो जुलूस का उसमें जो लंगर का इंतज़ाम किया गया है, सबीलें लगाई गई हैं और जो अकीदतमंद हैं वो बड़ी तादाद में इधर पहुँच रहे हैं। अच्छा हैदर, मुझे ये बताइएगा, आपने जैसे कहा सिक्योरिटी के इंतज़ामात बहुत बेहतर किए गए हैं। अमूमन जो कि यहाँ पे पुलिस एहलकार तो ड्यूटीज़ दे रहे होते हैं लेकिन दीगर जो रज़ाकार होते हैं वो भी यहाँ पर तैनात किए जाते हैं। अब चूँकि गामे शाह का आप जिक्र कर रहे हैं जहाँ पे ये अपने रवायती रास्ते से होता हुआ आएगा, इसके साथ साथ हमें ये भी बताइएगा ये जो ट्रैफिक की रवानी है, चूँकि ये भी अंदरून का इलाका है और आज उर्स की तकरीबात भी हो रही हैं, इस सूरत हाल में दोनों मामलात को देखते हुए ट्रैफिक की रवानी को मुतासर होने से बचाने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? जी, पंजाब पुलिस की जानिब से पहले ही इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए थे। दाता दरबार का उर्स भी है, उस हवाले से भी जो इंतज़ामात थे ट्रैफिक के हवाले से भी मुकम्मल थे और सिक्योरिटी जो है वो भी उस हवाले से भी तमाम तर जो इंतज़ामात है कुछ दिन पहले ही मुकम्मल कर लिए गए थे और जो मुतबादिल रास्ते हैं वो भी बता दिए गए थे कि जो ट्रैफिक के मामलात को किस तरह से चलाना है। तो अभी जो चिलम के हवाले से जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उनको भी देखा जा रहा है और इस तरफ जो ट्रैफिक है उसको तो नहीं आने दिया जा रहा जो मरकज़ी जो जुलूस है उसके रास्ते में, और दीगर जो मुतबादिल रास्ते हैं वो अख्तियार करने का कहा गया है ताकि किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और दीगर जो अदारे हैं उनके एहलकार भी इधर मौजूद हैं, रेस्क्यू की टीमें इधर मौजूद हैं, उनके जो एहलकार हैं वो तिब्बी इमदाद के लिए इधर अवेलेबल हैं। अगर कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो उसके लिए जो रेस्क्यू 1122 की टीमें हैं वो मौके पर मौजूद हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हैदर खरर, आप इस हवाले से हमें बता रहे थे। जी, चेलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से इस वक्त जो रवायती जुलूस अपने रवायती रास्तों से करबला गामे शाह की तरफ रवा दवा है, सिक्योरिटी के इंतज़ामात की तरफ हवाले से भी बात की जा रही थी और दीगर मामलात के हवाले से भी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें अपडेट कर रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए। क्रिकेट पे बात करते हुए मुझे हंसी आ रही होती जब मैं ब्रेक से वापस आ रही थी, मुझे नहीं पता होता मैंने क्या बात करनी है क्योंकि बात में सोचती हूँ मैंने कुछ बेहतर प्रोडक्टिव करनी है, लेकिन कुछ ना कुछ हमारी टीम का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि हम लोग ना अभी ताज़ा वेस्ट इंडीज़ से जितनी हमने शर्मनाक शिकस्त खाई है, उसके बाद अब हम एशिया कप पे किस मुंह से बात करें समझ नहीं आ रही। चूँकि तैयारियाँ जो हैं एशिया कप की बड़ी नागुज़ीर हो चुकी हैं हम सब के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट है और इसमें हमें वेस्ट इंडीज़ से भी बहुत बेहतर टीम्स के अगेंस्ट खेलना है। हमारी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है
किस तरह से हम मैचेस को खेलेंगे, हमारी टीम कॉम्बिनेशन, हमारी टीम सिलेक्शन, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि बड़े इम्पॉर्टेंट के हामिल हैं। इस वक्त जी तज्जियाकारों के मुताबिक स्क्वाड में सीनियर्स और जूनियर्स दोनों का बैलेंस होना, दोनों का जो इंक्लूजन है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। फ़खर ज़मान की जो वापसी है वो कहीं ना कहीं खुश आइंद है, लेकिन जो इन फॉर्म साहबजादा फरहान है उनको भी ओपनिंग में जगह देने के हवाले से बात हो रही है। बाबर आजम नंबर 3 पर हैं, हसन नवाज़, कैप्टन आगा सलमान, ये सारे वो प्लेयर्स हैं, लेकिन इसके साथ बैलेंस होना कितना ज़रूरी है, इस पे ज़रा हम तज्जिया ले लेते हैं। हमारे साथ शमशेर न्याजी हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शमशेर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक। शमशेर, पहले तो आप अपना गुस्सा निकालें जो मैं रोज़ निकालती हूँ, वेस्ट इंडीज़ वाला, फिर उसके बाद हम एशिया कप पे बात करेंगे। देखें, काफ़ी हद तक ये शोर था कि पाकिस्तान जो है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी ज़रा लड़खड़ाएगा, क्योंकि आपका पास रिकॉर्ड देख लें, आप यूएई से अपना यूएसए से हार रहे हैं, आप अफगानिस्तान से हार रहे हैं, और आगे एशिया कप में अभी शुरू होने में सिर्फ महीना भी नहीं रह गया, और उसमें अभी पता नहीं पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को पता भी है कि कौन कौन सी टीम उसमें खेल रही है जिनसे उनको ख़तरा है। और मुझे लगता है जो टीम उसमें खेल रही है ना, उनको पाकिस्तान से यकीनन जीतना चाहिए मैच। यानी कि हांगकांग खेल रही है, यूएई खेल रही है, ओमान पार्टिसिपेट कर रही है एशिया कप में, तो अब यही टीमें रह गई। अगर पाकिस्तान ने इनके खिलाफ ही खेलना है, इनसे जीतना हारना रखना है, तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड क्रिकेट में आप कम्पीट नहीं कर सकते। वेस्ट इंडीज बहुत बड़ी टीम हो चुकी है पाकिस्तान के खिलाफ। हमने उनकी रैंकिंग बेहतर कर दी, हमने उनको 34 साल बाद हिस्ट्री बनाने का मेरे ख्याल से आप और मैं जब पैदा भी नहीं थे जब लास्ट टाइम जो पाकिस्तान जो है वो सीरीज जीता था, और 34 साल चले, इतना बड़ा रिकॉर्ड आज टूटना इस मौके पे चलो ठीक ही है, लेकिन इस तरह टूटना ये ठीक नहीं था। जबकि आपके प्लेयर्स को 4-4 महीने का रेस्ट दिया गया। बाबर रिजवान 4 महीने के बाद स्क्वाड में वापस आए। साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? रेस्ट के साइड इफेक्ट तो नहीं, अल्ट्रा रेस्ट हो गया बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा रेस्ट हो गई भाई, इनको बिल्कुल ही बिठा दिया। और आप देखें सोशल मीडिया कितना आजकल नॉर्मल है। आपने इन 4 महीनों में रिजवान या बाबर को कहीं प्रैक्टिस करते देखा है, अपनी पर्सनल ट्रेनिंग कहीं करते देखा है, अपनी ओरिएंटेशन करते इनको देखा है? नहीं देखा आपने। इसका क्या मतलब है कि उन्होंने अपने ऊपर कोई काम नहीं किया। इसलिए 4 महीने रेस्ट करने के बाद भी, इतना माइंड रीसेट करने के बाद भी आप ये स्कोर दे रहे हैं टीम को। आपने 47 पे, आप जिस तरह पहला ओडीआई जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ आप देख रहे हैं बाबर आजम की इनिंग्स, मतलब 47 पे अगर मुझ जैसा आप जैसा बैट्समैन पिच पे खड़ा होगा ना, वो 1-2 सिंगल डबल लेके अपनी 50 लाजमी पूरी करेगा, वहां जाके वो सेल्फिश लाजमी होगा। लेकिन वो जिस तरह आगे बढ़ के शॉट खेला, पता लग रहा है माइंडसेट टोटली डिस्टर्ब है। दूसरे मैच में 0 पे आउट, तीसरे मैच में थोड़े स्कोर पे आउट हो गया। तो बाबर रिजवान से जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं कर पाए वो, इसीलिए अब हमारी मजबूरी बन चुकी है कि उनको टीम में हमने रखना ही रखना है एशिया कप के लिए, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। पाकिस्तान के पास पीछे जो है वो हसन नवाज और ये साहिबजादा फरहान, ये जो है ये T20 की पिक्स हैं। आपको मजबूरन इनको ओडीआई के स्क्वाड में डालना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पीछे कोई लाइन ही नहीं है, आपने कोई प्लेयर्स नहीं रेडी किए हुए। तो मेरे ख्याल से एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में यूएई में खेला जाएगा, और पाकिस्तान उसमें मुझे नहीं लगता कोई खासी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। पहले ये तैयारी कर लें कि आपने ओमान को किस तरह हराना है, आपने हांगकांग को किस तरह हराना है, उसके बाद आप श्रीलंका, बांग्लादेश जो जिसके साथ आप यहाँ पे सीरीज खेल के हार के आए हैं, उनको कैसे हराना, और इंडिया को छोड़ ही दें आप। एक टाइम ऐसा था कि हम कहते थे अच्छा नहीं ये टीम्स तो हम जीत ही जाएंगे, आगे सोचना है। अब हमने इंडिया, अफगानिस्तान भी हमारे मतलब मैंने जब से क्रिकेट को थोड़ा सा फॉलो करना शुरू किया, अफगानिस्तान मेरी आंखों के सामने यहाँ से वहाँ गई, और उनकी प्रोग्रेस आपने देखी है डे बाय डे। आप देख रहे हैं पिछले 3-4 सालों में वो आप वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट, अब वो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को कम्पीट कर सकते हैं। काम किया अपने ऊपर, बेसिकली बाजी उन्होंने अपने वो काम किया, एंड वी वर द वंस जिन्होंने उनको हेल्प किया एस्टैब्लिश होने में। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको बहुत हेल्प किया, लेकिन वो कहां पहुंच गए, आप उनके करीब भी नहीं आ सकते। अब आपको वैसा टफ टाइम देंगे आगे आने वाले। अब आपको ये सोचना है कि क्या स्ट्रेटजी होगी, तो आप हांगकांग, ओमान, अफगानिस्तान, पहले इनको तो वही ना इनको तो हराएं पहले, आप उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के ख्वाब देखना, जो कि आपकी पहुंच से बहुत दूर है। तो मेरे ख्याल से एशिया कप मुझे पाकिस्तान का कोई नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान को खासा परफॉर्म करेगा। अच्छा जी, अब बात कर ले हम जरा सिलेक्शन की। पहले तो हम T20 पे बात करते हैं ना, जो हमने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेला, जिसमें हमने बड़े अपने यंग प्लेयर्स को मौका दिया और अच्छा परफॉर्म किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बुरा परफॉर्म किया, क्योंकि हम हमेशा से कहते हैं कि जब आप नए प्लेयर्स को कंसिस्टेंट चांसेस देंगे तो वो परफॉर्म करेंगे। और फिर हमने अपने स्टार प्लेयर्स को भी देखा, जब वो वापस आए तो क्या परफॉर्मेंस रही। तो ये हमारे लिए एक साइन, नेचर हमें साइंस दे रही है कि जी अब आप नए लोगों को इंक्लूड करें, चांसेस दें, दे विल परफॉर्म एट द एंड ऑफ द डे। देखें, ये तो बहुत अरसे से हम लोग चीख रहे हैं कि नए लोगों को लेके आए,
PSL की बेस पे नहीं, उनकी हिस्ट्री की बेस पे लेके आएंगे। डोमेस्टिक में कैसे, उनका पास रिकॉर्ड कैसे है। मैं पिछले दिनों शो पे बैठा हुआ था, सलमान भट्ट साहब से मेरी बात हो रही थी, वो यही कह रहे थे कि यार आप लोग चूज करते हैं PSL की बेस पे प्लेयर, असल में प्लेयर्स की पूरी बैक देखी जाती है, उसकी डोमेस्टिक क्रिकेट का रिकॉर्ड देखा जाता है, वो कहाँ से है, कौन से क्लब से है, उसके बाद उसकी मेहनत देखी जाती है, फिर उसको इंक्लूड किया जाता है टीम में। मैं देखें थोड़ी सी खार अगर साइड पे रखा जाए, थोड़ा गुस्सा साइड पे रखा जाए, हसन नवाज, साहिबजादा फरहान अच्छी पिक है, ये T20 क्रिकेट में चल सकते हैं फ्यूचर में, लेकिन इनको टाइम देना पड़ेगा। हमारा प्रॉब्लम ये है कि एक प्लेयर ने 4 छक्के खाए, उसको बाहर बैठा दें। हसन अली ठीक है, आज से 1.5-2 साल पहले जब वो टीम से बाहर हुए थे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, लेकिन वापस आए अपनी अच्छी परफॉर्मेंस पे। अब दोबारा उन्होंने वेस्ट इंडीज में अगर छक्के चौके खाए हैं उन्होंने, तो अब उसको टीम से बाहर करना नहीं बनता, उनको इंक्लूड रखें। बेसिकली बात यह कि आपका कोचिंग स्टाफ, आपकी मैनेजमेंट जब हर महीने के बाद चेंज होगी ना, तो आपके प्लेयर्स भी हर महीने के बाद चेंज होंगे। वो प्लेयर्स टोटली अपने कोचेज को देख रहे होते हैं, अपनी मैनेजमेंट को देख रहे होते हैं, वो हमारे साथ किस तरह का सलूक रखती है। आप देख लें आपके पिछले 3-4 सालों में कितने कोचेज चेंज हुए हैं, आपके कितने असिस्टेंट चेंज हुए हैं। आपका अभी ये तो वो नाम मैं ले रहा हूँ जो आपके टीवी स्क्रीन के सामने आए थे। अभी तो पीछे न्यूट्रिशनिस्ट बैठे हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं, ये कितने चेंज होते हैं और आपको ये पता भी नहीं है कि इन लोगों का कितनी इंक्लूजन है प्लेयर्स की माइंड पे, इनके माइंड सेट पे कितनी इनका असर होता है। ये सब चीज़ें चेंज होती हैं तो प्लेयर्स की भी बॉडी लैंग्वेज है वो चेंज हो जाती है। उसके अलावा पर्सनल ट्रेनिंग हमारे प्लेयर्स की कोई भी नहीं है, उनको देखने वाला कोई भी नहीं है। अब आपके पास इतना ही चांस रह गया है कि आप इन ये जो प्लेयर्स आपके सामने अभी टीवी भी आपने देखे हैं जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलते हो, इन्हीं को आप T20 क्रिकेट खिलाएं, आपके पीछे कोई बैकअप नहीं पड़ा हो। अब आप मुझे बताएं ना, आपके दिमाग में कोई बैकअप पे नाम आता है कोई पुराना? कोई भी नहीं है। हसन नवाज, ये साहिबजादा फरहान, इसने कमबैक किया। साहिबजादा फरहान को भाई अब मैं PCB के सामने हाथ जोड़ता हूँ, खुदा का वास्ता इसको खिला के रखें, इसको, इसके अंदर लड़के में पोटेंशियल है कि ये ODI क्रिकेट भी खेल सकता है, ये T20 क्रिकेट भी खेल सकता है। लेकिन अगर आपने इसकी परफॉर्मेंस इसको बाहर बैठा दिया या कोई इसकी सिफारिश ना हुई अच्छी सी, तो बस फिर पाकिस्तान टीम जाया करेंगे। साहिबजादा फरहान जैसे बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे साथ सामने मौजूद हैं, अब हम नाम नहीं कोट करेंगे, बट एट द सेम टाइम हमने उनको नहीं खिलाया, हमने उनको चांसेस नहीं दिए और फिर हमने उन प्लेयर्स को ज़ाया होता। अच्छा, आप मैं थोड़ा सा मैं इंक्लूड करूं, आप अपने बॉलर्स की हालत देख लें। नसीम शाह की आपने हेल्थ देखी है, आपने उसकी फिटनेस देखी है, आपने वो नजर आ रहा है बल्कि है वो बल्क में जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने फिटनेस पे काम नहीं कर रहा, या बोर्ड उससे फिटनेस पे काम नहीं करा रहा। जब फिटनेस नहीं है तो बॉलर भाई 140-145 पे बॉल नहीं फेंक सकता। शाहीन शाह अफरीदी में उसके थोड़े पॉलिटिकल रीजन से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इसकी वजह से परफॉर्म नहीं कर पाया। भाई प्लेयर्स को आपको अलग रखना पड़ता है। मॉडर्न क्रिकेट आ चुकी हुई है, वर्ल्ड लेवल पे मेजॉरिटी टीम्स आ गई हैं। अफगानिस्तान आपसे आगे निकल गया, बांग्लादेश आपसे आगे निकल गया, USA ने आपको हरा दिया। ये एशिया कप में आप ओमान, हांगकांग से हार गए तो क्या, किसको मुंह दिखाएंगे आप लोग? दुनिया में क्रिकेट तेज हो गई है, आपको उसी तेजी के साथ उनके साथ कम्पीट करना है। आप जबकि स्टेप डाउन होते जा रहे हैं डे बाय डे, तो मेरे ख्याल से इस तरह तो टीम नहीं चलेगी। और आप बिल्कुल, अब मैं आपको बताऊं, मैं 2 दिन पहले किसी का सफ़र कर रहा था सियालकोट का, तो वापसी पे क्रिकेट के बारे में बहस छिड़ गई। तो मुझे वो लड़का कहता है यार मैं इतने शौक से मैं क्रिकेट देखा करता था, इतने शौक से, कहता मेरा दिल भी नहीं करता कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ मुड़ के देखो। ये सिर्फ उसका मसला नहीं है, ये हम स्टूडियो में बैठे सब लोगों का मसला है, मेरा मसला भी है। मतलब मैंने अगर बात भी करनी है ना, तो आई प्रेफर कि मैं सुबह हाइलाइट्स देख के मैच का आइडिया ले लूं। आई कांट वॉच। देखिए स्टैट्स तो अपनी जगह ठीक है भाई, बाबर आजम ने चौके मारे, उसने इतनी बॉल, ओके फाइन। आप अफसोस देख रहे हैं दिल से कितना निकल रहा है कि यार हमारी टीम का जो एक था ना कि यार इन्होंने संभाल के रखा हो हमारी खुशियों को, वो बर्बाद हो गई। अब आप ये इमेजिन करें कि मैं, मतलब जिसको क्रिकेट का बहुत कम नॉलेज होगा या मैंने बहुत कम देखा है क्रिकेट, बट मैं पुराने मैचेस देख के अपनी खुशी का मैं यकीन करें, मैं खुद भी, मैं आफरीदी, मैं वसीम अकरम, मैं वो वाले मैचेस के क्लिप्स देख के खुश हो रही होती हूँ कि दिस वाज द पीक जो हमने एक्सपीरियंस की है और अपनी आंखों के सामने देखा है कि कैसे हमने जीता है मैच। इवन हमने जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी अभी रिसेंट टाइम्स में, हंगर नजर आती है आपको टीवी पे, आप देखते हैं, नजर आ रहा है, मजा आता है वो मैचेस देख के कि अच्छा चलो हमने भी अच्छा। अब मसला ये है कि अब हम अगर पूरी टीम 79 पे ऑल आउट हो जाएगी तो हाउ कैन यू इमेजिन? देखिए 294 का टारगेट आजकल ODI क्रिकेट में कोई खासा टारगेट नहीं है। अगर T20 क्रिकेट में 220 तक का टारगेट टीमें दे सकती हैं तो 400 भी ODI में देखा हुआ है। हाँ वो एग्जैक्टली। लेकिन आप ये देखें कि आप उनके सामने आप 94 पे ऑल आउट हो रहे हैं यार। मतलब अब इससे बड़ी बेइज्जती क्या है आपकी? देखें आपने फखर जमान को बाहर किया, अनफिट है जी, उसको वापस नहीं लेके आ रहे, अनफिट है जी। वो साइम यूब को खिलाया, ठीक है फाइन, यंग है लड़का, इंजरी के बाद आया, थोड़ा टाइम लेगा सेट होने में। साहिबजादा फरहान फिट बैठता है टीम में। बाबर आजम रिजवान के पास कितनी क्रिकेट रह गई है?
2 साल, मैक्सिमम 3 साल। इस परफॉर्मेंस के बाद मुझे नहीं लगता कि एशिया कप में इनको इंक्लूड करेंगे। फ़खर जमान की क्रिकेट कितनी रह गई है? 1.5 साल, 2 साल रह गई है। ये क्या कर लेंगे इन 2-3 सालों में, बताएं। अब क्या कर लेंगे ये? अब फायदा क्या करने का? दुनिया की क्रिकेट इतनी ऊपर निकल गई। ऑस्ट्रेलिया क्यों टॉप पे है? इंग्लैंड क्यों टॉप पे है? क्या वजह वो टॉप पे है? उनके बोर्ड्स टॉप पे हैं, उनको लेके चलते हैं। आई थिंक देयर प्लेयर्स आर फिटनेस को लेकर उनकी प्रायोरिटी है। आप एक उनके फॉर्मर प्लेयर को भी देख लें। अब आई फॉलो अ लॉट ऑफ फॉर्मर प्लेयर्स और इंस्टाग्राम, आप उनकी वीडियोस देखकर परेशान हो जाते हैं कि जो उनका फिटनेस का लेवल इस एज में या अपने स्पोर्ट के बाद है, या हमारे खेलने वालों की फिटनेस मैं का हाल आपको एक देखिए छोटी सी बात, एक टिप दे दूं देखने वालों को भी, आप सबके लिए यहाँ भी सुनने वाले हैं। अगर आप फिट है ना लाइफ में, आप कुछ भी कर सकते हैं। लाइफ आपसे ऑटोमेटिकली वो काम करवा लेगी। अगर आप फिट है, आपकी जिस्म जब इजाजत देगा वो काम करने का ना, तो आप वो कर पाएंगे। अगर आप फिट नहीं है ना, मेंटली, हेल्थ वाइज, जो मर्जी हो, आप वो काम नहीं कर सकते। इसी तरह आप क्रिकेट में आ जाएं, नसीम शाह को देख लें, अनफिट, नहीं बॉल करा पा रहा। बाबर आजम, रिजवान से सवाल किया जाए कि भाई आप जब 4 महीनों के बाद आप टीम में आए तो आपकी फिटनेस किधर है? आप क्यों नहीं इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे? आप रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ले, उसका एटीट्यूड ही बता रहा है कि वो कप्तानी नहीं करना चाहता, तो आप उसको क्यों कप्तान लेके चल रहे हैं? वो कप्ताना लगा हुआ है, वो अपने शुगल में लगा। मैं चाहूंगा कि लोग मोहम्मद रिजवान की वेस्ट इंडीज सीरीज के बाद वो पाकिस्तान जिंदाबाद वाली एक दफा वीडियो देखें और जरा बॉडी लैंग्वेज उस लड़के की देखें जरा। वो ऐसे अच्छा यार ठीक है कोई नहीं, इस तरह हम कर लेंगे। कब कर लेंगे? कब हम करेंगे? सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग। इस मॉडर्न डे क्रिकेट में आप अभी लर्न कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अभी सब लर्न चल रहा है हमारी बिल्कुल। जिंदगी में। अच्छा, ये अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेरे प्रोड्यूसर साहब ने बताई कि हाँ, वैसे ये चीज़ हमने ऑब्जर्व की है शमशेर के जब प्लेयर रेस्ट पे होता है, ब्रेक पे होता है, अगर वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, वैसे तो हमारे डोमेस्टिक भी नहीं खेलते, हम कहते हैं हम स्टार हैं हम क्यों खेलें, प्रॉब्लम है हाँ, लेकिन जब डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं तो बड़े विजुअल्स आ रहे होते हैं जी कि फलाने ने छक्के मारे, फलाने ने चौके मारे, लेकिन जब वो आते हैं दोबारा टीम में तो फिर जीरो हो जाता है। देखें फर्क है डोमेस्टिक क्रिकेट की ऑडियंस में और इंटरनेशनल क्रिकेट की ऑडियंस में फर्क है। आप पीएसएल खेलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट है। आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे, आपके सामने एंडरसन आएगा, आपके सामने मिचेल स्टार्क आएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे या ऊपर होगा, फ्लक्चुएट करता है। तो ये कौन बताएगा इनको प्लेयरों को? हमारे प्लेयर कोई एमबीए पास है? मतलब ये बात तो अब शमशेर करने वाली अजीब सी है ना कि अब कौन बताएगा, इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी भी प्रेशर नहीं ले सकते। ये देखें, ये आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया कि इतने सालों से ये क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी तक इनमें ये चीज नहीं है, लेकिन कोई बताएगा तो आएगी ना इनमें चीज, यानी इसका मतलब उन्हें वो चीज नहीं है। इनको कौन बताएगा? इनके कोचेस बताएंगे, इनके आसपास जो चेले सारे बैठे हैं वो इनको बताएंगे कि यार अगर विराट कोहली मोहम्मद आमिर के आगे आके नर्वस हो सकता है, तो क्या कोई ऑस्ट्रेलियन या इंग्लैंड का सीनियर प्लेयर हमारे नए बॉलर्स के आगे नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, मतलब हो बिल्कुल सकता है, हो वी सकता हैव द पोटेंशियल। देखें, मैं आपको थोड़ा सा, आप चले गुस्सा तो है अपनी जगह, लेकिन आपको मैं एक और बताता हूँ। जब शोएब अख्तर बॉलिंग किया करते थे, जब वसीम अकरम बॉल करता था, जब वकार यूनुस बॉल करता था, आपने कभी उनके आंखों में हंगर देखी है विकेट लेने की? वो जिस शक्ल से वो जब बॉल कराते थे, उनकी शक्ल आप बताएं क्या होती थी? एग्रेशन, हंगर होता था यार, मैंने विकेट लेनी है। तेंदुलकर जैसे बंदे को वो कुछ नहीं समझते थे यार। एग्जैक्टली। और इंडिया में खुदा मानते हैं नाउजुबिल्लाह उसको कि भाई वो क्रिकेट का खुदा है, वो इतना बड़ा बंदा उसको मानते हैं वो। और हम जैसे हमारे बॉलर उसको कुछ समझ नहीं थे। मोहम्मद आमिर ने विराट कोहली की जो बॉलिंग की चैंपियंस ट्रॉफी में, एशिया कप में जो हुआ था, उसमें उसकी हंगर देखें, उसका विकेट लेने का चांस देखें। लेकिन आजकल के हमारे बॉलर देखें, हंगर नहीं। अब शोएब अख्तर बिल्कुल ठीक कहता है, कहते हैं ये क्या चुन्ने मुन्ने बच्चे आजकल, शक्ल लेके, बाल है ही नहीं, ये कुछ नहीं, कुछ शर्ट के बटन नहीं खुले। वो ठीक कह रहा है कि यार आपके अंदर एक बॉलर के अंदर, फास्ट बॉलर में एग्रेशन, इतना डेल स्टेन को देखें आप, हाँ, मतलब एग्रेशन नजर आनी चाहिए। अच्छा, हम ये नहीं कह रहे आप मार कुटाई शुरू कर दें, बट आपका काम है बॉलिंग या आपका काम है बैटिंग। बिल्कुल। अगर आप उसमें एग्रेशन नहीं दिखाएंगे, इवन बहुत सारे मैंने आईपीएल के मैचेस में आप देखें कि अगर एक ही टीम में खेल रहे हैं लेकिन मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज में जब वो आईपीएल या सीपीएल में अगेंस्ट खेल रहे होते हैं, तो वो अपनी टीम को, कुछ उनको पता होता है विद इन द टीम खेल के कि इसका वीक पॉइंट क्या है, मैंने इसको कैसे तपाना है ऑन ग्राउंड। आप इंडिया की टीम से जितनी मर्जी नफरत कर लें, लेकिन इंडिया की टीम ने पिछले दिन जो इंग्लैंड के साथ सीरीज खेली है टेस्ट क्रिकेट, आपने देखा है वो उन्होंने आंखें दिखाई हैं, उनकी आंखों में आंखें डाल के, और खेले भी हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम फिट हैं, हम एग्रेशन दिखा सकते हैं। अगर वो एग्रेशन दिखाएंगे तो हम उसके जवाब दे सकते हैं। हर चीज में वो तैयार थे। क्या आप तैयार हैं? आप नहीं तैयार, आप डर रहे हैं, आप बॉल से डरते हैं। हमारा स्टार प्लेयर बाबर आजम जब पिच पे आता है तो मुझे लगता है कि यार अगली बॉल पे आउट हो जाएगा। विराट कोहली पिच पे आता है, मुझे सेफ फीलिंग आती है। क्यों? ट्रेनिंग, कोचिंग, विजन, आपकी पर्सनल ट्रेनिंग होती है, आपका सब होता है कि यार मैं एक स्टार हूं, मैंने कैसे करना है।
बाबर आजम की वीडियोस आ रही हैं कि पानी में स्लिपें मारा है बारिश में, वो पीसीबी के ग्राउंड में वो पानी की वो मैट बिछे उनसे स्लिप मारा है। अब मतलब हसन अली और बाबर हसन अली बाबर, आपने वीडियो देखी, मतलब यार ये आप पे सूट करती है, आप स्टार हैं यार, आपको अनोखा होना चाहिए, आपको यूनिक होना चाहिए। अच्छा मैं बताऊं, अब सॉरी मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ एक हद तक ये करती हूँ कि हमने देखा है कि अगर आप ऑन ग्राउंड बहुत आउट क्लास परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो पीपल विल फाइंड सच वीडियोस वेरी, सच जेस्चर्स वेरी क्यूट एंड वेरी Exactly. अच्छे आपको लगेंगे, क्योंकि हमने विराट को डांस करते हुए भी देखा है, राइट? वो भी एक हाँ, मतलब बिकॉज ही वाज इन फॉर्म, ही वाज परफॉर्मिंग ऑन ग्राउंड, तो हम उनको ऑफ ग्राउंड इस तरह की एक्टिविटीज में पीपल लाइक देम। लेकिन अगर आप ऑन ग्राउंड परफॉर्म नहीं कर रहे, आप अपनी फिटनेस पे काम नहीं कर रहे, आप अपने काम गेम पे काम नहीं कर रहे, तो फिर उसके बाद आप ये हरकतें करेंगे तो ये ठीक नहीं है। बहरहाल टीम में अभी काफी फ्लक्चुएशन है, आपके पास बैकअप प्लान कोई नहीं है, एशिया कप के लिए आप तैयार नहीं है, और हमेशा से ऐसे हुआ है, जो भी बड़ा मेगा इवेंट आया आप उससे पहले हमेशा आप सोच रहे थे। आप वर्ल्ड कप में देखा आपकी टीम रेडी नहीं थी, हमें अनाउंस कितनी एंड मोमेंट पे की थी कि आपकी टीम रेडी नहीं थी। आपके पास अभी भी एशिया कप के लिए आपकी टीम रेडी नहीं है, आप किसको खिलाएंगे? यही लड़के खेलेंगे जो वेस्ट इंडीज में खेले, आपका बैकअप ही नहीं है। आप अगर मुझसे सवाल करें ना कि कौन क्या टीम खेलेगी, मैं आपको वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो टीम खेली ना, मैं इंस्टाग्राम से फोटो डाउनलोड करके आपको पकड़ा दूंगा, ये टीम खेली जो वहां खेली थी, क्योंकि आपका बैकअप ही कोई नहीं है। किसको खिलाएंगे? कौन सीट पे बैठा है पीछे? कोई भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को देख लें, मैं इनकी मिसालें इसलिए देता हूं क्योंकि सीख लें, कोई बात नहीं, अगर एक बड़ा बंदा आपको सिखा रहा है ना तो सीख लें, ईगो पे मत लें उन चीजों को। उनके पास बेंच पे हर जगह का, हर डिपार्टमेंट का प्लेयर बैठा हुआ है एक्स्ट्रा, और उसका भी एक्स्ट्रा बैठा हुआ है, वो रेडी करते हैं उन चीजों के लिए। उनको पता है कि यार एशिया अपना वर्ल्ड कप आ रहा है, T20 क्रिकेट आ रही है, कि हम वेस्ट इंडीज की टीम के, जिसको हम ये नहीं, अब तो खैर वो स्ट्रॉन्गर साइड पे आ गई है, हमने उनकी रैंकिंग प्रैक्टिस अच्छी कर दी है, प्रैक्टिस अच्छी करा दी है हमने उनकी। लेकिन आप सोचे आप वेस्ट इंडीज की टीम के बारे में बात करें आगे, आप अभी आप हांगकांग और ओमान की टीम के साथ एशिया कप में खेलने वाले, आप उस पे इमेजिन करें कि हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं। हांगकांग, यूएई, ओमान ने क्वालिफाई किए एशिया कप के लिए, यानी कि वो कुछ करके पहुंचे हैं वहां पे। इवन आप यूएई का, उस दिन हमारे नसीम राजपूत साहब एक एनालिस्ट हैं, वो बता रहे थे कि यूएई में तकरीबन जो ग्राउंड्स हैं 60+ हैं उनकी मुख्तलिफ जगहों पे, और ये दुबई शारजा की बात नहीं हो रही, दीगर जगहों की बात हो रही है। और यासिर खैमा का भी उन्होंने जिक्र किया कि वहां पर जो फैसिलिटीज हैं वो आपके टोटल मुल्क के अंदर, आप क्रिकेट लविंग नेशन है, इसलिए तो मैं उस्मान खान जो हमारा जो पाकिस्तान में जो बैट्समैन है, वो मैं उसको कहता हूँ कि बेवकूफ़ी की है उसने, जो एमिरेट्स क्लब को छोड़ के यहाँ पे आ गया। वहाँ जिन फैसिलिटीज में वो आया था, वो उसको मोहब्बे वतन पता नहीं क्यों उसको ज़्यादा फील हो रहा था। ठीक है, होना चाहिए, मैं भी होता शायद मैं ही ये करता, लेकिन आप जिस जगह से आए हैं और जिस जगह पे आए हैं, फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, फैसिलिटी का फ़र्क है। आपके जो अच्छा आपके प्रोफेशनलिज्म में आपका जो इक्विपमेंट होता है, आपकी फैसिलिटीज़ होती हैं, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। अब मैं क्या अपनी अब चीज़ों को आप अंदर लताड़ें, अब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाके आप अंदर एनसी का ग्राउंड देखें सही, वो एक पिछले 50 सालों से हम वही जगह देख रहे हैं, कोई नया ग्राउंड, कोई नई फैसिलिटी। मेरे ख्याल से हमारे प्लेयर्स भी बोर हो जाते होंगे इन चीज़ों को लेकर, और वो फिर जातियात पे ले लेते होंगे हमने नहीं खेलना। नहीं, बोर तो होने वाली बात नहीं, दे गेट पेड फॉर इट। ये आपने बड़ा पॉइंट है, ये आपने बड़ा पॉइंट है कि ये पेड हैं, 40-40 लाख रुपए कमा रहे हैं यार, और आप ग्राउंड पे आके आप पे खर्चा होता है, आप ट्रैवल करते हैं, आप रहते हैं, आप सब कुछ आपके लिए हो रहा है, और आप इंडियन परफॉर्मेंस क्या दे रहे हैं, 0 पे आउट हो रहे हैं, 47 पे आके आप आगे बढ़ के खेलें, जबकि आपको पता है स्पिनर लगा हुआ है। स्पिनर को आगे बढ़ के कौन खेलता है 47 पे जब बैटिंग कर रहा हूँ? मतलब बाबर आजम से सवाल कर रहा हूँ मैं, बाबर आजम से सवाल है मेरा ये, मतलब मुझे उससे सवाल करना बनता नहीं है, इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है, इतना खेल लिया। देखें शोएब अख्तर वगैरह, वसीम वकार, सईद अनवर, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, ये जब बैठ के बात करते हैं ना, इनसे वाकई एक्सपीरियंस टपकता है। सईद अजमल की बॉलिंग देखी थी आपने अभी वो लेजेंड्स लीग में? मैं वही बात कर, मैं लेजेंड्स लीग का जिक्र करने लगी थी कि अभी लेजेंड्स लीग में जिन प्लेयर्स को हम देख रहे हैं, मुझे वो मैचेस देखने का ज्यादा मजा आया। आप देख लें, सईद अजमल ने 6 विकेटें ली एक मैच में, कुछ अभी भी हाथ घूम रहा है उसका। हाँ। तो ये बता रही हैं वो चीजें कि हम अपने जमाने में मेहनत करते थे, हम लोग वाकई हंगर रखते थे गेम में अगर हंगर और एग्रेशन नहीं है ना आपकी आंख में, अगर आपके चेहरे में, आपकी बॉडी में, तो आप क्रिकेट क्या कोई और आप लूडो भी नहीं खेल सकते, सीधी सी बात, ये मैं आप कह दूंगा। चले जी, आई होप कि आगे जो सीरीज आ रही है, एशिया कप सीरीज नहीं है, टूर्नामेंट है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है जिसको हमने खेल ले, और अभी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो हमने परफॉर्म किया, ये बहुत सारी चीज़ों को, क्वेश्चन को रेस कर रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारी टीम है, वी विल ऑलवेज बैक देम, लेकिन स्टिल दे हैव टू परफॉर्म समहाउ, और इस चीज़ को प्रूव करना पड़ेगा कि हमने अब सिर्फ वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, ओमान, हांगकांग, ये टीम्स नहीं है,
जिनके बारे में हमें क्रिटिकली आज बैठ के बात करनी पड़ी है। हम बिगर लीग की गेम खेलते रहे हैं हमेशा से, हमारा माजी बड़ा रोशन रहा है, हमें चाहिए कि इस पे काम करें और उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आई होप कहीं ना कहीं हम क्रिकेट को लेकर अच्छी बात करें। थैंक यू वेरी मच शमशेर, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को, लेकिन कल और परसों आप हमारा बेस्ट ऑफ देख सकेंगे। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। मंडे तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।